जब मैं पहली बार इसमें शुरू किया था तो उस समय मैं कई किताबें पढ़ा था, तब जाके किताब तैयार किया था। तो लगभग सारी चीज़ें आज जितना जान रहा हूँ समझिए उसका बहुत ही कम परसेंटेज है। बस ये है कि आप अपडेट रहते हैं, क्योंकि पूरा 11 महीने तक पंचायत ही पढ़ा था, उत्तर प्रदेश पंचायत, भारत के पंचायत का इतिहास, सारी समितियों के बारे में। मैं इसलिए बता रहा हूँ कि कई बार अब इसमें नहीं होता है। जो मैं पहला बैच बता रहा था उसमें सब तरह के लोग थे, तो यहाँ सहभागी में भी नियम सहभागी के थ्रू जो आप ट्रेनिंग करते हैं तो अपेक्षाएं निकलवाते हैं। तो अपेक्षाओं में उन्होंने लिख दिया मेहता समिति, अशोक मेहता समिति, BS गाडगिल, GVS राव, सब समितियों दे दिया, ग्राम सभा 10-12 हेडिंग दे दिया। तो उन लोगों को ट्रेनिंग मिला था। तो फिर उन्होंने जब कुछ समय गुजर गया तो पूछना शुरू किया, सर ये प्रश्न वो प्रश्न पूछते गए। बीच में लंच होता ही आप जानते हैं। मुझे पता कैसे लगा, करीब 2-3 साल बाद एक शख्स मिले जो ट्रेनिंग लिए थे, तो हमें पहचान गए। तो कहे कि सर एक बात आपको बताएं, हम लोगों ने कुछ आपके साथ चोरी की थी। हमने कहा क्या चोरी की? कहे कि सर जब आप बताने लगे तो हम लोग बाहर चाय में निकले तो कहा गया, हम सोचिए कि क्यों ना आपको क्रॉस चेक किया जाए। तो हम लोग जो बार उठते थे ना, हम लोग ऊपर लाइब्रेरी में जाते थे और जो आप सेक्शन बोलते थे वो सेक्शन खोल के देखते थे नोट करके, और आके एक आदमी आता था एक सेक्शन चेक करने के लिए, फिर वो चेक करके लाइब्रेरी किताब अवेलेबल आप जाएंगे तो मिल जाएगा, और फिर आप कहता तो नहीं सही है। फिर दूसरा 3-4 सेक्शन चेक कर लिए तो उसके बाद 2-4 सेक्शन नया नोट करके आएगा जो कि रिलेटेड था समझो मुझसे क्रॉस क्वेश्चन। तो उन्होंने मुझे बताया कि सर हम लोगों ने आपको क्रॉस चेक करने के लिए, आपको कॉन्फिडेंस चेक करने के लिए बीच में जा करके जितने ब्रेक मिले आपके बताए गए सेक्शन को चेक किया, तब जा करके भरोसा होगा। क्योंकि जो आप कह रहे थे ना, बहुत से लोग एक्सटेम्पोर में, अब आप नहीं जानते हैं तो कुछ भी मैं बोल दूँ, लेकिन ये एक तरह से व्यासपीठ है, इसकी गरिमा होती है। आज हमको फोरम में बुलाया जाता है, इसीलिए बुलाया जाता है क्योंकि मैं अपने काम को ईमानदारी से, मैं इसलिए आपको एग्जाम्पल दे रहा हूँ कि आप भी अपने काम को ईमानदारी से करेंगे, आगे बढ़ने से कोई नहीं। एक छोटा सा परिचय मेरा ये भी है कि मैं NIRD और 3 स्टेट देखा हूँ। संडे इसलिए मैं दिया हूँ ताकि मेरा छुट्टी रहता है तो मैं आके क्लास दे सकता हूँ, नहीं तो मैं क्लास लेना नहीं लेता। या तो मैं LWD पे रहता हूँ तो क्लास लेता हूँ, या तो संडे को या किसी दिन रहता हूँ, क्योंकि मेरा जॉब वाली थी। इसलिए मैं बता रहा हूँ कि NIRD मेरा सपना था। 2012 में भाई जी ने कहा था कि अरे यार पंचायत में तुम्हें पकड़ है तो कम से कम एक बार NIRD जाना पड़ेगा। 2021 में संजोग से एक टेस्ट हुआ पूरे भारत लेवल पे, 7 पोस्ट निकला था, बहुत से लोग आवेदक थे। हमारा भी ऑनलाइन इंटरव्यू हुआ, कोरोना चल रहा था, तो मैंने मना भी कर दिया। मध्य प्रदेश से गया ज्वाइन करके फिर मना कर दिया, नहीं करेंगे तो यहीं से काम। तो कहने का तात्पर्य है कि अगर आपके पास नॉलेज है, पढ़ रहे हैं, और पढ़ना देखिए बहुत मस्त है आप सभी के लिए। नहीं पढ़ेंगे फंसे रहेंगे, पढ़ते जरूर है, कुछ भी पढ़ते रहेंगे। क्योंकि और ख़ास तौर से आपने देखा होगा कि बहुत से लोग, मतलब जैसे आपने पूछा ना कि सर आपको कितना याद कर सकता है, इसके पीछे रीज़न ये है कि 5 मिनट मैं और दूंगा ताकि मानसिक रूप से आप तैयार हो सके, क्योंकि उसी में जाना है। तो मैं ओशो को बहुत पढ़ता था। ओशो का नाम था, कभी मीठा क्यों मत जाइएगा। किसी व्यक्ति पे कोई आरोप लगे और प्रत्यारोप करे तो कभी मैं नहीं कि लोग क्या कर रहे हैं, आप जज कीजिए, उनके किताबों को पढ़िए, उनके प्रोफेशन को सुनिए,
आपको लगेगा कि जहां से आपकी सोच खत्म होती है वहां शुरू होती है। जिधर से आप देखेंगे आपको लगेगा कि ये टेस्लर वो उस तरह से सीधे उल्टा कर देते हैं, और उससे क्या होता है आपको माइंड को वर्क करने को मिलता है। तो उन्होंने उनकी पहली किताब मैंने पढ़ी थी संतो मगन भया मन, 1992 में। मैं एमए का एग्जाम चलाते हैं, तो जब मैं उनकी किताब पढ़ा तो हम एग्जाम चल रहा है, मैं उनको पढ़ता था, हमारे दोस्त सब आते करते यार फेल हो जाओगे, जब देखो तो वो सब पढ़ते रहते हो, अब कल पेपर है तो वो सब पढ़ रहे हैं। तो होता क्या था कि ओशो की किताबें इतनी बांध देती थी कि अगर 4 घंटा हम ओशो की किताब के फ्लो में अगर 2 घंटा भी सब्जेक्ट पढ़ लेते थे तो उसी फ्लो में सब दिमाग घुस जाता था। मतलब इतना कॉन्सेंट्रेट कुछ नहीं, कोई आया गया कढ़ाई लेके गया खाना बना के लिया, मुझे कढ़ाई रखते हॉस्टल में थे तब याद आता है कि कढ़ाई लेके इतना खो जाते हैं। और उस समय मैं आपको बता दूं कि आज हमारा जो भी कैपेसिटी है उस समय के 10वें भाग के बराबर है। उस समय ओशो को पढ़ने से, क्योंकि वो हर चीज को, आप राजनीति की बात करें राजनीति की, आर्थिक विकास करें आर्थिक विकास की, लेटेस्ट डेवलपमेंट की, लेटेस्ट रिसर्च की, सब कुछ बातें मिलेगी। तो उसने क्या किया, एक हमको सोचने का मौका दिया, देखने का मौका दिया, और फिर उसके बाद उनकी बहुत सारी किताबें। आज भी हमारे लैपटॉप में सबसे ज्यादा लिटरेचर किसी का है, ओशो का। कारण क्या है कि उनका देखने का नजरिया, बोलने का नजरिया, सुनने का नजरिया, सुनाने का नजरिया। लोग विवेकानंद के बारे में कहते हैं, उनको पता नहीं कब कब की, आप प्रश्न पूछेंगे तो आपको 20 तरह का उत्तर से समझाएंगे। कुछ लोगों को लगेगा वो, लेकिन उनको जो प्रश्न पूछा है उसको लगेगा कि मेरे प्रश्न का इससे बढ़िया उत्तर नहीं। मैंने उनको पढ़ा तब मेरे दिमाग में लगा कि भाई बहुत सी चीजें पढ़ने से अनुभव से आती है, सीख के आती है, देख के आती है, करके आती है। लेकिन बुनियाद यही है कि पहले आप जो ही पैदा होते हैं तो ABCD से ही शुरुआत है। ये सब जो है वाक्य बनाते हैं, वाक्य जो है पैदा बनाता है, पैदा किसी भी चीज से रिलेटेड हो सकता है। अब देखिए मैंने सिंपल सा एक प्रश्न पूछा, ग्राम पंचायत ग्राम सभा में अंतर, तो तीनों लोग एक ही समान यहाँ से इधर से गया, ऐसा नहीं कि मैंने उनके कान में दूसरा बताया, लेकिन सब लोग का, क्योंकि हमारे बैकग्राउंड है, हमारा एक्सपीरियंस है, हमारा खुद का अनुभव, खुद का ज्ञान है, वो किस तरह से हमको एक्सप्रेस कराता है। अभी मैं कहूँ तो सभी लोग सिमिलर नहीं है, सिमिलर हो ही नहीं सकता। जो प्रकृति नहीं सिमिलर कर पाई ना करती है, 7.5 अरब है तो 7.5 अरब तरह के चेहरे हैं, बताइए। एक बात मुझे बहुत अच्छी लगी, संदीप शर्मा का सुने कभी आपने? बड़ा अच्छा ग्रुप है भाई, सब कुछ जानता है। चला जाए, काम खत्म किया है। तो संदीप शर्मा ने एक बात बहुत अच्छी कही, उसने कहा कि यार एक बताओ, दुनिया की अच्छी से अच्छी कंपनी है, चाहे टीवी बनाने वाली है, चाहे कार बनाने वाली है, चाहे मोबाइल बनाने वाली है, हर साल या हर महीने 2 महीने पर अपग्रेड हो रहा है नए फीचर्स के साथ। लेकिन परमात्मा ने एक बार मनुष्य को बना दिया, अपग्रेड की आवश्यकता नहीं, इतना कंप्लीट है हमारा। समझ में मैं क्या कहना चाहता हूं? जरूरत पड़ी कि भाई अब पीछे भी 2 आंख लगा दो, हैं? या 4 हाथ कर दो, प्रकृति ने एक बार बनाया कंप्लीट। अब सोचिए नेचर, इसीलिए नेचर और हम लोग में डिफरेंस है। हम चाहे जितना भी कर ले, अब विज्ञान भी लोग कहते हैं विज्ञान वही जो सच है, विज्ञान के बारे में बहुत भ्रम है। बहुत सारी थ्योरी आप 13वीं शताब्दी से उठा के देखिए तो 20वीं शताब्दी तक आ करके जब 100 सालों तक एक ही थ्योरी को माना गया, 100 साल बाद सिद्ध होने की जरूरत थी। क्या हुआ? 100 साल तो भ्रम में थी, तो विज्ञान सत्य कहाँ हुआ? लेकिन ये सब मिशन होनी चाहिए। अब हम लोग कम तो देख पाए, ठीक है। यहाँ पे अब आते हैं हम लोग मेन सब्जियों के बारे में। कल वाले से लेना देना नहीं है, नहीं उसको डिलीट कर दो। कल इनका सेशन था, मैं आपको बोल रहा हूँ, तो कल शरद जी का सेशन था, तो कुछ साइंटिफिकली कुछ चीज को बता रहे थे, तो मैं इसीलिए कह रहा हूँ कि ये लोग डिलीट ना कर दे आपकी इस बात से।
कॉन्टेक्स्ट अलग अलग है। देखिए आपने बड़ा अच्छा किया, मुझे बस ऐसे ही आप थोड़ा सा बस पिंच कर दीजिए, मुझे मौका मिला। ग्रेविटेशनल फोर्स तो आप लोगों सभी लोग सुना हो साइंस के बारे में। 7.98 ये ना मीटर पर स्क्वायर सेकंड, पता कि नहीं आप लोग साइंस का कुछ। पृथ्वी किसी वस्तु को किस स्पीड से खींचती है अपनी तरफ, वरना हम लोग सब हवा में होते हैं, उसको बोलते हैं ग्रेविटेशनल फोर्स। जैसे न्यूटन का लॉ क्या था, पृथ्वी पर क्यों गिरती है, तो उसने नहीं दिया था ग्रेविटेशनल फोर्स ने कहा पृथ्वी एक निश्चित रफ्तार से घूमती है, ऐसे घूमती है, अपने जगह पे घूमती है, इसी वजह से सब चीजें वायुमंडल के जो लेयर्स हैं वो सब बने हैं। तो अगर ग्रेविटेशनल फोर्स भी हर जगह समान नहीं, चंद्रमा पर चले जाएंगे 6वां गुना हो जाएगा, यानी अगर आपका यहाँ पृथ्वी का वजन 60 है तो वहां पर 10 kg हो जाएगा। अगर आप मंगल पे चले जाएंगे तो 28 गुना हो जाएगा, 28 गुना कम हो जाएगा। कहने क्या तात्पर्य है, साइंस का मतलब है कि हमने कुछ जाना, कुछ प्रयोग किया, और प्रयोग करने के बाद एक निष्कर्ष पे पहुंचा, और हमने बताया कि ये थ्योरी है, इससे ये निष्कर्ष निकलता है। तो थ्योरी का जो प्रोसेस है वो तो सही है, जो निष्कर्ष भी निकला वो भी सही है। लेकिन जब हमने इस प्रोसेस में कुछ नया इंटरवेंशन किया तो निष्कर्ष कुछ और निकला, साइंस कहाँ आ गया। इसका मतलब कि अगर टाइप 2 में चलेंगे तो साइंस है। मेरे बातों से आप भ्रम में मत आइएगा, लेकिन मैं बता रहा हूं कि जब आप सोचेंगे ना तो जहां विज्ञान खत्म होता है वहीं से दर्शन की शुरुआत होती है। विज्ञान की इतनी कैपेसिटी नहीं है कि आदमी के अंदर आज तक ये नहीं पता लगा पाया कि एक व्यक्ति को के मरने के बाद या क्या ऐसी चीज होती है जो निकल जाती है तो शरीर निष्क्रिय हो जाता है, पकड़ नहीं पाया। और इसके लिए अमेरिका में बहुत पहले प्रयोग किया गया। एक व्यक्ति जब अंतिम समय में आया तो उसको शीशा में कवर, ये सही बात है, अलग का नहीं, और शीशा क्रैक हुआ। कैमरे 20 लगे थे, 50 लगे थे, सब कुछ लगा था, कुछ नहीं पकड़ पाया क्या निकला, क्यों क्रैक हुआ है। नहीं होना चाहिए भाई, जब कोई एक्सटर्नल चीज नहीं होती तो बहुत सी चीजें हाँ, लेकिन विज्ञान क्यों आवश्यक है। विज्ञान एक सूत्रबद्ध क्रमबद्ध जीवन जीने के लिए आवश्यक है। विज्ञान कहीं ना कहीं जाकर के किसी न किसी निष्कर्ष पे पहुंचता है। जब तक जैसे मान लीजिए पहले शुरू में क्या था, पंखा ही था, कूलर आया, एसी आया, एसी प्लांट आ गया, बहुत तरह के एसी आ गए, इन्वर्टर एसी आ गया, डबल इन्वर्टर एसी आ गया, सोलर इन्वर्टर एसी आ गया, क्या कहेंगे, निरंतर चल रहा है। इसका मतलब कि अभी बहुत सारी संभावनाएं हैं, और जैसे जैसे विज्ञान आगे बढ़ता जाएगा हम नए नए खोज करते रहेंगे। मैं अभी आप 10 साल पहले चलिए, आपके पास एक व्यवस्था थी कि आप एसी गाड़ी लेंगे ना एसी लेंगे, अब कहीं भी गाड़ी जाइए लीजिए, कोई बिना एसी की कोई गाड़ी नहीं मिलेगी, खत्म हो गया, प्रचलन है। तो मैं ये सिर्फ कर रहा हूं ना कि क्या चीज कब सत्य है, क्या चीज कब असत्य है। एक पर्टिकुलर टाइम में कुछ चीजें सत्य होती है, कुछ चीजें असत्य होती है। यहाँ पे हजारों ट्रेनिंग हुआ हो, जिसका प्रमाण है वो हुआ है, जिसका नहीं प्रमाण है वो नहीं हुआ। बात कर साइंस प्रमाण पे है, प्रमाण दे दिया। अब तो E बराबर MC स्क्वायर को लेकर के जैसे एक सिंपल स्टीफन हॉकिंग के बारे में आप लोगों ने सुना होगा जी। हम लोग क्या मानते हैं 3 डायमेंशन, उसने क्या कहा 12 डायमेंशन होता है। ठीक नहीं बॉस, वहां तो यही है। जापान में एक व्यक्ति को नोबेल पुरस्कार इसलिए मिला था, वहां पे एक शब्द है जिसको हमारे यहाँ हिंदी में उपवास बोलते हैं, कि अगर कैंसर से लड़ना है तो हमें अपने आप को खाना लेना बंद कर देना चाहिए कुछ दिन तक। और ये चिकित्सा जापान में है,
और लोग कैंसर से बच जाते हैं। लेकिन हमारे यहाँ क्या है, इतना न्यूट्रिशन दिया जाएगा, इतना दवाइयाँ दी जाएंगी, फिर भी 2-4 साल तक वो चल बहुत ये है वो। कहने का तात्पर्य क्या है कि बहुत सारा पहले का जो शोध हुआ है वो शोध आज अस्तित्व में नहीं तो आप सोचिए कि आज से महाभारत कितने समय पहले लिखा है। ब्रह्मास्त्र का फला जो जिक्र है कैसे मारता था, साइंस में क्या हुआ। पुष्पक विवाह के बारे में तुलसीदास, ज्यादा नहीं पीछे, तुलसीदास ने लिखा है पुष्पक विवाह के बारे में। और हम 1912 में आके राइट ब्रदर्स ने पहली बार प्रयास किया। कहा इसका मतलब था, लेकिन हमें मालूम नहीं। जैसे एक सिंपल सा मैं एग्जांपल बता रहा हूँ, प्लेटो ग्रह था, 10वां ग्रह था। आप पढ़ने जाएंगे प्लेटो ग्रह खत्म हो गया, बाद के वैज्ञानिक रिसर्च निकाल प्लेटो से कोई ग्रह नहीं था। क्या कहेंगे, क्या विज्ञान। लेकिन मैं आपको वो सही कहे मनीष जी की कल का सेशन है, कुछ जगहों पे विज्ञान को ही मानना पड़ता है। जैसे कि किसी व्यक्ति पर जितना आप बल लगाएंगे उतना ही बल से वो भी प्रतिकार करेगा। एक्शन एंड रिएक्शन पढ़ा है न्यूटन का था। तो बहुत ही कोई वस्तु विरामावस्था में है तो तब विरामावस्था में रहेगी जब तक कि सही बात है। अब आते हैं हम लोग 3 बजे। तो हम लोगों ने अभी बैठक के बारे में बात की, लेकिन यहाँ पे हमें समितियों के बारे में थोड़ा अच्छे से समझना है। अब कितने लोग हैं जिनको 6 समितियों का नाम याद हो गया? पूरा याद हो गया? इधर मत देखिए, उधर देखिए। हाँ, अब बताइए 6 समितियों का कॉन्फिडेंस लगे। देखिए ये शिक्षा समिति हो गई और पेयजल स्वच्छता समिति, शासन समिति और जैव विविधता प्रबंधन समिति होगी, निर्माण कार्य समिति। और कोई? जैव विविधता प्रबंधन, नियोजन एवं विकास समिति, शिक्षा समिति, स्वास्थ्य एवं कल्याण समिति, पेयजल एवं स्वच्छता समिति, प्रशासनिक समिति, निर्माण कार्य समिति। आपका क्या नाम? आकांक्षा। आकांक्षा की मैं ताली बजानी चाहिए। देखिए, अब बताइए कि कम्युनिकेशन में मेरे दिक्कत है या आपकी दिक्कत है? इंडिविजुअल आप कितना प्रेजेंस हैं और कितना उसको सीरियसली लेते हैं इस पर डिपेंड। और दूसरा सबसे जो मोस्ट इंपॉर्टेंट थिंग है वो है हमारा इंटरेस्ट। अगर हमारा इंटरेस्ट आ गया तो कोई चीज मुश्किल नहीं, अगर इंटरेस्ट नहीं है तो 6 समितियां होती हैं। इन 6 समितियों के बारे में थोड़ा चर्चा कर लिया जाए, फिर हम लोग थोड़ा सा और डिटेल पे आएंगे। तब हम लोग यहाँ की बैठकों की प्रक्रिया के बारे में थोड़ा सा आगे चर्चा करेंगे। तो इन 6 समितियों में क्या क्या चीजें कॉमन है और इनका गठन कैसे होता है। तो जिस दिन ये पंचायत के वार्ड नंबर प्रधान चुन करके आते हैं, यानी रिजल्ट जिस दिन डिक्लेयर होता है, तो कानून ये कहता है, यानी धारा 29 ये कहती है कि ग्राम पंचायत की पहली बैठक में या विशेष बैठक में, ठीक है, जिसमें प्रधान उपस्थित होंगे, सचिव उपस्थित होंगे और वार्ड मेंबर उपस्थित होंगे, पहली बैठक में इन समितियों का गठन। और 13 सितंबर 2002 की नियमावली में ये कहा जाता है कि कैसे गठन हो। तो प्रत्येक समिति के लिए लोग क्या करेंगे, अपने अपने नाम की दावेदारी करेंगे और ग्राम पंचायत के लोग वोटिंग करेंगे और क्रमशः एक समितियों के लिए वोटिंग कराई जाएगी। और जब सब हो जाएगा तब उसी में से 4 तो उसको कानून कहता है, बाकी 2 में उसी 7 सदस्यों में से एक को वोटिंग करा के चुन लिया जाए। तो इस तरह से पहला गठन। उस गठन के बाद क्या होता है,
उसी दिन ग्राम पंचायत की नोटिस बोर्ड पे चस्पा कर दिया जाता है कि ये 6 समितियां हैं, इनके सभापति हैं और इसके सदस्य। ठीक है। उसके बाद दूसरा काम क्या किया जाता है, 3 दिन के अंदर एडीओ पंचायत को उसकी एक प्रति भेज दी जाती है और उसी 3 दिन के अंदर डीपीआरओ को भी एक प्रति भेज दी जाती है। तो ये गठन की पूरी प्रक्रिया है। हर समिति में कितने सदस्य होते हैं? सभापति सहित 7 लोग होते हैं। कौन सदस्य होता है? जो वार्ड में, चाहे वो 9 हो, चाहे 11 हो, चाहे 13 हो या 15 हो, इन्हीं में से चुनाव वादी कोई नहीं होता। और इसीलिए एक समिति में 2 से 3 सदस्य होते हैं। एक व्यक्ति जो यानी एक वार्ड में 2 से 3 समितियों का सदस्य होता है। इसमें भी एक आरक्षण है कि हर समिति में एक ओबीसी होगा, हर समिति में एक वीमेन होगा और हर समिति में एक शेड्यूल कास्ट या शेड्यूल ट्राइब्स होगा। ऐसा क्यों? कि हमारे यहाँ सोनभद्र में शेड्यूल ट्राइब्स हैं, बहराइच में शेड्यूल ट्राइब्स हैं, सहारनपुर में कुछ शेड्यूल ट्राइब्स हैं, तो वहां पे तो इसलिए कहा गया कि इनमें से कोई एक होगा, एक महिला होगी, एक। अब सपोज कीजिए कि 9 सदस्य हैं 9 वार्ड में, क्योंकि पंचायत की संख्या कितनी है? 1000 के आसपास है। अब 9 में से यहाँ कितना चाहिए? 42 सदस्य चाहिए और यहाँ 9 में से ही डिवाइड करना है, सारी समितियों को गठन करना है। जाहिर सी बात है, एक समिति एक सदस्य जो है 4-4 5-5 समितियों में तभी तो हो पाएगा। अब शर्त ये लगा दिया कि एक ओबीसी। अब सपोज कीजिए कि इस गांव में 2 ही ओबीसी है, एक इसका मतलब ये निश्चित हो गया कि एक ओबीसी 3 समितियों सदस्य होंगे। मान लीजिए कि 2 ही क्या है? एससी है, ये 3 में सदस्य होंगे। 2 ही महिला है, संख्या बन सकता है ना ऐसा? तो क्या हुआ? 3 में हो गए। अगर सपोज कीजिए कि किसी कारणवश एक ही ओबीसी है और सब क्या है कि हर समिति में एक ओबीसी का, तो ये डिपेंड किस पे करता है कि किस वर्ग से कितने लोग चुन करके आए। लेकिन क्या कहता है कि हर समिति में अगर ये जनसंख्या वहां पे है, प्रतिनिधित्व करती है, तो उसको समिति में, जैसे मान लीजिए ओबीसी है, नहीं हमारे हर समिति में ओबीसी बस एक ही व्यक्ति सारे समझ आ रहा है? क्लियर चीज। दूसरा इसमें एक और कॉन्सेप्ट है कि हर समिति में 7 विशेष आमंत्रित। कितने विशेष आमंत्रित? इनकी कैटेगरी 2। एक कैटेगरी होगी जिसको बोलते हैं उपभोक्ता या उपभोक्ता समूह, और इसको दूसरे शब्दों में सोचिए, इसको कहते हैं लाभार्थी या लाभार्थी समूह। और दूसरी कैटेगरी होती है विषय विशेषज्ञ। इनके लिए शर्त ये है कि ग्राम सभा के ही सदस्य होने चाहिए, बाहर के नहीं होंगे। और दूसरा, ग्राम पंचायत का कोई भी कर फीस शुल्क इन पे बाकी नहीं होना चाहिए, तभी वो विशेष आमंत्रण में आ सकते हैं। और इनके लिए विषय विशेषज्ञ है, इनके लिए शर्त यही विषय विशेषज्ञ होना चाहिए। ये दोनों लोग की संख्या अधिकतम 7 हो सकती है, 2 भी हो सकती है, 1 भी हो सकती है। बैठकें नहीं होती तो कहाँ से हो जाएगा? लेकिन कानून ये कहता है कि 7 लोग अधिकतम विशेष आमंत्रित हो सकते हैं। इनका अधिकार क्या है? इनको इसलिए बुलाया जाता है कि योजनाओं की को इम्प्लीमेंट करने में क्या दिक्कतें आ रही हैं, इनको इसलिए बुलाया जाता है कि अगर दिक्कत है तो विषय होने के बाद तो बताएंगे कि इसका सोल्यूशन क्या है। तो इनका ओपिनियन लिया जाता है, बैठक में मेंशन भी किया जाता है कि फलां ने ये बताया। लेकिन जब वोटिंग होती है तो वोटिंग में सदस्य ही वोट डालते हैं, यानी 6 सदस्य और 1 सभापति। वोटिंग जो है, चाहे ग्राम सभा हो, चाहे ग्राम पंचायत हो, चाहे समितियां हो, बहुमत से की जाती है। निर्णय लिया जाता है बहुमत। जब ग्राम पंचायत और
समितियों में टाई होता है तो यहाँ पे ग्राम पंचायत में प्रधान या जो अध्यक्षता कर रहा है, और समितियों में जो सभापति अध्यक्षता कर रहा है वो निर्णायक मुद्दे टाई की स्थिति में। जैसे मान लीजिए 6 सदस्य हैं, एक सभापति, 3 ने कहा कि होना है, 3 ने कहा कि नहीं होना, तो निर्णायक मत देने का किसको अधिकार है? सभापति कहेगा, जिधर जाएगा वही काम हो, जिधर पॉजिटिव क्षेत्र में गया तो पॉजिटिव, निगेटिव में गया तो नहीं हो। ऐसे ही ग्राम पंचायत में 9 सदस्य हैं, 8 सदस्य उपस्थित हुए प्लस प्रधान उपस्थित हुए। 4 ने कहा होगा और 4 ने कहा नहीं होगा, तो प्रधान यहाँ पे निर्णायक, चाहे ये इधर जाए चाहे इधर, तो निर्णायक मत देने का अधिकार प्रधान। फिर हर समितियों की प्रत्येक महाबैठक होगी। समितियों के बैठक का कोरम 4 होगा। समिति का कोई भी सदस्य चाहे तो समिति की सदस्यता से त्याग पत्र दे सकता है। किसको त्याग पत्र देगा? समिति की सदस्यता से त्याग पत्र अपने समिति के सभापति को देगा। या ग्राम पंचायत के 2/3 सदस्य, अगर 9 है तो 6, 9 सदस्य हैं 6, निर्णायक मत से किसी भी समिति के किसी भी सदस्य को निकाल सकते हैं, तो हटाने का। दूसरा, समिति का सदस्य तभी तक रहेगा जब तक वो पंचायत का सदस्य, तो पंचायत की सदस्यता उसकी चली गई, सेक्शन 6 के अनुसार निर्योग्य घोषित हो गया तो पंचायत की सदस्यता गई, समिति की सदस्यता गई। ठीक है, यहाँ तक कोई डाउट? तो जैसे आपने कहा एक ओबीसी का कैंडिडेट होना है, अगर किसी गांव में ओबीसी है ही नहीं तो जाहिर सी बात है, कहाँ से प्रतिनिधित्व? तो लाइन पर वो तो कानून कहता है ना कि अगर उस गांव में है, तो मैंने शुरू में ही उल्लेख किया कि ऐसे भी गांव हो सकते हैं जहाँ शेड्यूल कास्ट ना हो, ऐसे भी गांव हो सकते हैं जहाँ ओबीसी ना हो, महिलाएं होंगी ही होंगी, तो रिजर्व 1/3 है। तो बहुत सारे ऐसे गांव हैं जहाँ पे सिर्फ सवर्ण है, शेड्यूल कास्ट है, बहुत से ऐसे गांव हैं जहाँ पे सिर्फ सवर्ण है, ओबीसी है, बहुत सारे ऐसे गांव हैं जहाँ सब कैटेगरी के हैं। तो ये लिखा गया है कि अगर जनसंख्या है तो वहां से चुना भी जाएगा, और चुना जाएगा तो समिति का सदस्य। ठीक है, अब नहीं है तो कहीं से खोल नहीं आएगा। क्या ऐसा भी हो सकता है कि वार्ड सदस्य है वो लेकिन समिति की सदस्य ना बने? नहीं, हो ही नहीं सकता। एक कंडीशन ये हो सकता है कि समिति की सदस्यता से त्याग पत्र दे दे, लेकिन जो कानून कहता है वही कहता है कि ग्राम पंचायत की पहली बैठक जब होगी तो सारे सदस्य उपस्थित होंगे, प्रधान उपस्थित होंगे, सचिव उपस्थित होंगे, और 2002 की नियमावली के अनुसार उनका चयन होगा और नोटिस पोस्ट पे लग जाएगा। हाँ, उसके बाद अगर किसी सदस्य को लगता है कि हम सदस्य नहीं रहेंगे, नहीं रहना चाहते हैं, तो त्याग पत्र दे सकता है। तो यह भी उल्लेख है कि ग्राम पंचायत में या समिति में, ये पार्लियामेंट में उल्लेख है, अगर किसी सदस्य की सदस्यता नहीं, मतलब कम है सदस्य, ऐसे में भी उनके द्वारा लिया गया निर्णय वैधानिक हो। तो अगर मान लीजिए कि 9 सदस्य हैं, एक मर गया है कि नहीं, ये भी तो हो सकता है। वैसे में क्या होगा? अब ये होगा कि जब तक उसका चुनाव नहीं होगा तब तक काम नहीं कर पाए पंचायत। नहीं, ऐसा नहीं। सदस्यों की अनुपस्थिति में अगर किसी कारणवश वो नहीं है तो भी पंचायत बैठक करे, क्योंकि कोरम उसने निर्धारित कर दिया 1/3 ज्यादा 6 महीना, इसमें 3 को नामित करना पड़ेगा, चुनाव करना ही पड़ेगा, 1/3 करता है। चुनाव कराइए मनोनीत जब इलेक्टेड रिप्रेजेंटेटिव की बात होती है तो मनोनीत नहीं होती, पर्टिकुलर काम के लिए मनोनीत कर सकते हैं। मनोनीत का मतलब क्या है? जैसे मान लिया कि हमारे उत्तर प्रदेश पंचायती अधिनियम में लिखा हुआ है कि जब चुनाव होगा तो एक क्राइटेरिया है, प्रधान प्लस 2/3 सदस्य चुन के आएंगे तभी पंचायत गठन होगा। तो अगर किसी ग्राम पंचायत में 15 सदस्य हैं और 10 सदस्य चुनाव नहीं आते, चुन करके नहीं आते हैं, प्रधान चुन भी लिया जाता है, तो भी पंचायत गठन नहीं होता। लेकिन सरकार इसको दबा देती है, और आपने देखा होगा इस बार बहुत सारे पंचायतों में वार्ड मेंबर खड़े ही नहीं हुए। तो हुआ ये कि सचिव को टारगेट दिया गया कि 1 महीने के अंदर नाम मंगवा लो। निर्विरोध हो गए, जो आपका नामित होगा ना, निर्विरोध करा दिए, हो गया। उनके सामने कोई
लिस्ट बना के, प्रधान जी ने लिस्ट बना के अपने लोगों को दे दिया कि भाई ठीक है। और सपोर्ट में भी नहीं होते हैं कुछ पंच। जाहिर सी बात है, लोकतंत्र की एक खूबसूरती है, कुछ लोग विरोध करें तभी बातें होंगी। या फिर इन्वॉल्व भी नहीं होते कि कितने आते हैं। नहीं, दिक्कत क्या है ना कि अभी जो हमारे ग्राम पंचायत की स्थिति है, पंचायत के सदस्यों तक को तो पता है कि वार्ड मेंबर है, इतने तक तो काफी जानकारी होगी, लेकिन किस समिति के सदस्य हैं ये आप लोग भी लैस पाएंगे। इवन आप प्रधान से संपर्क करेंगे तो कहेगा सचिव के पास जाओ, सचिव के पास जाओ तो कहेंगे ADO साहब के पास हमने रख लिया। तो अभी इसलिए सबसे अच्छा तरीका है कि अगर नहीं मिल रहा है तो एक दूसरे के यहाँ क्रॉस RTI डालिए। आप दूसरे अपने नाम से दूसरे के पंचायत क्षेत्र के लिए डाल लीजिए, आप उनके पंचायत क्षेत्र के लिए डाल लीजिए, आप हर इंफॉर्मेशन, क्योंकि RTI में उनको देना ही है, नहीं गठित किया तो गठित करके देना पड़ेगा, तो आपका काम आसान हो जाएगा। हो जाओ पे गठित है, हो जाओ नहीं गठित है, एक RTI लगा 10 रुपये का फीस लगेगा, ADO पंचायत को दे दीजिए। इस ग्राम पंचायत के 6 समितियों का सभापति से नाम किस तारीख गठित हुआ, कितने समिति के सदस्य हैं मांग लीजिए, उसमें उनको बुरा भी नहीं लगेगा, तो आपके पास मिल जाएगा। जिस पंचायत में आप काम कर रहे हैं उस पंचायत का खुद मत मांगिए, दूसरे से मंगवा दीजिए। जैसे सर आपने ये बताया कि प्रधान सहित 6 पंच हैं बैठे, तो अगर प्रधान सहित नहीं है, नहीं जैसे प्रधान सहित 7 हैं, तो 3 पंच एक तरफ हैं और 3 पंच एक तरफ हैं, तो वहाँ पे डिसीजन होता है जिससे प्रधान इस तरफ जाए। अगर कोई बैठक हो रही है वहाँ पे 11 पंच टोटल है, 11 की उपस्थित हुई है वहाँ पे, और एक तरफ 7 पंच हो गए, एक तरफ 4 पंच और प्रधान, तो डिसीजन किधर होगा? बहुमत से होगा भाई। प्रधान को निर्णायक मताधिकार का अधिकार तब प्राप्त है जब ताई हो, स्पष्ट लिखा हुआ है कानून में। अगर 7 ने पहले ही डिसाइड कर दिया और 4 अंगेस्ट में है तो प्रधान के पास कोई पावर नहीं है वहां पे, वो डिसीजन नहीं लेगा। डिसीजन लोकतंत्र में, पार्लियामेंट में डिसीजन प्रधानमंत्री लेता है, लोकसभा अध्यक्ष लेता है, नहीं लेता है। लेकिन लोकसभा अध्यक्ष को भी निर्णायक मत देने का अधिकार, कब जब टाई हो जाए, कहीं ना कहीं तो निष्कर्ष तक पहुंचना है ना। इसी तरह से पंचायत में अगर 7 ने पहले ही मान लिया, हम कहते हैं कि 11 है 5 और 6, 6 5 11 6 अगर देते हैं तो प्रधान को आप कोई पावर नहीं कि उधर जाकर के टाई करा दे, ये नहीं होता। प्रधान को जो कानून में शब्द यूज हुआ है कि निर्णायक मत का प्रधान को अधिकार है। कब निर्णायक मत देगा? जब दोनों तरफ संख्या बराबर। अगर 6 5 से भी डिसीजन लिया है तो प्रधान का वहां कोई पावर नहीं। इसीलिए तो पंचायत सदस्यों को जो हम लोग ट्रेनिंग देते हैं तो बताते हैं कि अपने पावर को पहचानो। ग्राम पंचायत में भी पक्ष विपक्ष होता है ना, तो फिर लड़ाई वहाँ लेने में बड़ा नहीं है। तो यहाँ भी है तो दिक्कत होती है, लेकिन ना उनको पक्ष वालों को पता है, विपक्ष वालों को पता है, दिक्कत ही है ना। अभी देखिए उत्तर प्रदेश विधानसभा पहला ऐसा विधानसभा है जहाँ पे पेपरलेस वोट हो रहा है, मतलब सबके बैठक के स्थान पर टैब लग गया। लेकिन अब जाहिर सी बात है कि सारे लोग तो टैब चला नहीं पाएंगे। कुछ लोगों के साथ शुरुआत में बैठाया गया कि बैठो देखो इसको ऐसे चलाना है, ये चीजें दबानी है। जस्ट लाइक जैसे आज आपको पंचायत में या कल जो ट्रेनिंग हुआ था अलग अलग विषयों पर, क्योंकि सब जानते हैं कि एक्सपर्ट आता है तो क्या करता है, एक्सपर्ट आता है तो निचोड़ बताता है आपको, जिसको आपको निचोड़ निकालने में बहुत सारी किताबें पढ़नी पड़ेगी, उतना टाइम है नहीं। और ट्रेनिंग का एक ही पर्पज होता है कि आप यहाँ से लौट के जाए तो और अच्छे से काम करें, क्योंकि आपकी समझ बढ़ी है उस विषय पर। तो ये 6 समितियां हैं, तो 6 समितियों में कामन क्या है कि सब में सभापति सहित 7 सदस्य होते हैं, सबकी प्रतिभा बैठक होती है, सबकी कोरम 4 लोगों की उपस्थिति पे होती है, सब समितियों में रिजर्वेशन है। अब सब समितियों के जो कार्य हैं ये बहुत महत्वपूर्ण है। तो ये बताइए कि जैव विविधता प्रबंधन, बायोडाइवर्सिटी से आप क्या समझते हैं? बताइए। साफ सुथरा वातावरण,
जैव विविधता का मतलब क्या है? बायोडाइवर्सिटी का मतलब क्या है? ये जो उसका ये सब हाँ कृषि के लिए क्या? सब कृषि के बारे में बताएं। क्या? कृषि बता अच्छा, कृषि के लिए बायोडाइवर्सिटी। जैव और किसी स्थान की वहाँ के जीवों की संख्या और वहाँ का वातावरण सही अनुपात को ही जैव विविधता काफी हद तक पहुंचने की कोशिश की है आप। विभिन्न प्रकार के जीव वगैरह अलग अलग प्रकार आप लोग तय भाई जी भाई, वहाँ के वातावरण, वहाँ के रहन सहन, वहाँ की भौगोलिक स्थिति और वहाँ के जितने भी जीव जंतु हैं, उन सबको मिला करके जो प्रबंधनीय कार्य होता है उसको हम जैव विविधता प्रबंधन नियोजन। आप क्या सोचते हैं? जितने सारे जीव जंतु प्लांट्स हैं वो तरीके उन सबको मिला। तो इससे क्या फायदा होता है भाई? बायोडाइवर्सिटी से क्या फायदा है? इसको संतुलित रखने की बात क्यों की जा रही है? इससे सर हमारा स्वास्थ्य सही है, बीमारियाँ नहीं फैलती। एक दूसरे से सब इंटर रिलेटेड है। अगर आप देखें जो करंट में जैसे आप ही बता रहे थे इसको चेंज किया गया है तो देख के चेंज कि जिस तरीके से चेंजेस हो रहे हैं जलवायु में परिवर्तन आ रहा है, टेम्परेचर लगातार बढ़ रहे हैं, मौसम चेंज हो रहा है, आने वाली पीढ़ी के लिए विकासों को सस्टेनेबल रखेंगे। बहुत सारी ऐसी चीज़ें हैं जो हमारे ग्रामीण परिवेश में पहले से थी। अगर बात करें पर्यावरण से लेके वो धीरे धीरे खत्म होती जा रही है। तो अगर ग्राम स्तर पर उसके संरक्षण के लिए, उसके बचाव के लिए, उनको बढ़ावा देने के लिए वहाँ पे समितियाँ बनेगी और उस सुरक्षा पे काम करेंगी, या अगर उनकी संख्या कम हो रही है तो उनको बढ़ाने का प्रयास करेंगे। ये तो नियोजन और विकास में इसका कार्य हो गया जैव विविधता। वेरी गुड, आपने बहुत ही राइट डायरेक्शन में सही चीज बोला। बायोडाइवर्सिटी का मतलब है, हिंदी में उसको सिंपल सा बोलते हैं जैव विविधता। लेकिन आप एक चीज रियलाइज करेंगे कि जैव विविधता का मतलब क्या होता है। जैव विविधता का मतलब होता है, जैसा मनीष जी ने बताया, कि इस पृथ्वी पर जीव जंतु, पेड़ पौधे, फूल, वनस्पतियां, ये सब हैं और कहीं ना कहीं से ये सब एक दूसरे पे निर्भर। प्रकृति ने जो बनाया तो बहुत सोच समझ के बनाया। और जैसे एग्जाम्पल के तौर पर हम लोग क्या छोड़ते हैं जब सांस लेते हैं? छोड़ते क्या है? पेड़ क्या छोड़ता है? कॉम्प्लीमेंट हुए। इसी तरह से गाय को हम पालते हैं तो गाय क्या देती है? हम गेहूं का बीज लगाते हैं, किसी फल का बीज लगाते हैं तो क्या होता है? हमें पहले देख रेख करना पड़ता है, पानी और उसको देख रेख, कहीं गाय न चढ़ जाए। पौधों की बात करें, खेतों की बात करें, तो कहने का तात्पर्य क्या है कि ये जैव विविधता में जितनी भी जातियां हैं, वनस्पतियां हैं, जीव जंतु हैं, इनका जीवन एक दूसरे से जुड़ा हुआ है। जैसे अगर जंगल में घास खाने वाले जीव न हो, शेरों की जिंदगी पर क्या प्रभाव पड़ेगा? सब मांसाहारी हो जाए तो क्या प्रभाव पड़ेगा? सब शाकाहारी हो जाए तो क्या प्रभाव पड़ेगा? तो प्रकृति ने बहुत सोच समझ करके ये सब व्यवस्था की। लेकिन 90 के दशक के बाद, 90 के दशक तक आर्थिक विकास और सामाजिक विकास को ही विकास माना जाता है। लेकिन देखा क्या गया कि अंधाधुंध विकास ने पर्यावरण को बहुत क्षति कर दिया। और पर्यावरण में संतुलन तभी बनेगा जब प्रकृति ने जितनी जीव जंतुओं को बनाया था वो बचे रहे, क्योंकि निर्भरता है। मक्खी का भी इंपॉर्टेंस है, पढ़िएगा कभी यूट्यूब पे, चींटी का क्या महत्व है इस दुनिया में, आपको पता चलेगा।
पहले का विज्ञान बहुत सारी चीजों की गतिविधियों से पता चल जाता था कि क्या होने वाला है, तूफान होने वाला है, बारिश होने वाली है, भूकंप आने वाला, सब चीजों की गतिविधियों से, जानवरों की गतिविधियों से लोग अंदाजा लगा। कोई मरने वाला है तो अंदाजा लगाते कुत्ता रो रहा है, कोई ना कोई मरेगा। और चिड़िया जब बालू में नहाती तो कहते हैं बारिश हुई। और फिर कौवा जब बोलता था तो कहते थे कि लोग मेहमान है। तो कहने का तात्पर्य है कि आप जितना भी इस समय चीजें सिस्टम साइंस के विकास में आप कर रहे हैं वो कितने पहले से दी थी, मतलब वो ज्यादा एक्यूरेट हुआ करता था बनस्पत जो आज का साइंस है। मौसम विज्ञान बहुत बार फेल हो जाता है, लेकिन अगर उसको जो नेचर को रीड करने वाला है वो, तो सरकार ने 2002 में जैव विविधता संरक्षण अधिनियम, लेकिन कोई भी जीव जंतु फूल पौधा पेड़ है तो हर क्षेत्र में अलग अलग है, तो कहा गया कि स्थानीय समितियां बना करके उनको प्रोटेक्ट किया। तो 2019 में 21 दिसंबर को एक नोटिफिकेशन आया, उससे पहले भी आया था, 2017 में भी आया था, 2019 में भी आया, लेकिन जो मेनता जब समितियों के नाम बदलने की बात आई तो 21 दिसंबर 2017 को आया, जिसमें ये कहा गया कि नियोजन एवं विकास समिति का काम जैव विविधता प्रबंध समिति करेगी और इस समिति का पूरा नाम जैव विविधता प्रबंध नियोजन एवं विकास, ठीक है। तो कुल मिला के ये समझ लीजिए कि यहां भी वही है, और एक पावर इसमें और दे दिया गया पंचायतों को कि बहुत सारा स्थानीय स्तर पे हम कुछ प्राकृतिक मूल्य मान्यताओं के अनुसार दवा रखते हैं, यानी वनस्पतियों के छालों का प्रयोग करके, जैसे जितना भी आजकल ये लोग बाबा वालों का आविष्कार करके दे रहे हैं आपको, शिलाजीत ये वो जितना भी ये सब पहले से सब है, उनको कैप्सूल बना दिया तो ये पाउडर बना दिया, लेकिन ये कहीं ना कहीं स्थानीय जगह की स्थानीय पंचायतों का अधिकार है। तो हुआ ये कि पंचायत ने जो इतने सालों से हजारों सालों से किसी चीज को संजो करके रखा है उस पे कॉपीराइट किसका होगा? तो हम कंपनी वाले हैं, गए सब फार्मूला लिया, पंचायत को कोई प्रॉफिट नहीं हुआ, तो सरकार ने ये बनाया कि अब आप MOU करेंगे पंचायतों के साथ, और रॉयल्टी में जो भी आप पैसा कमाएंगे, जैसे किताब मैं लिखता हूँ, पब्लिशर कोई प्रकाशित करता है, तो जितनी किताबें बिकेंगी हर किताबों का हमारा एक परसेंटेज निर्धारित होगा, इसको बोलते हैं कॉपीराइट, कि वो पब्लिशर छापेगा, मेरे नाम से छापेगा, जितनी प्रतियां बिकेंगी उसमें मेरा हिस्सा इतना ऑटोमेटिकली। तो इसलिए सरकार ने इसमें जोड़ दिया। इसके लिए सरकार ने एक काम और किया, ग्राम पंचायत में एक खाता खोला गया है, खाता संख्या 8, जो प्रधान और सचिव के द्वारा संचालित होगा। इसमें भी डायरेक्ट केंद्र सरकार का पैसा है। तो अब हम काम क्या करेंगे? इसको तो उस तरह से भी दे सकते हैं कि किस तरह से हम लोग आय के स्रोत को बढ़ा सकते हैं, इसके माध्यम से वो भी बिल्कुल सही आपने कहा। दूसरी चीज ये है कि इस समिति को काम क्या करना, इस समिति को सबसे पहला काम ये करना है कि बायोडायवर्सिटी रजिस्टर तैयार करना, जैसा आकांक्षा बताया ना, आकांक्षा भी इधर ये अच्छा, तो अर्चना और आकांक्षा में कोई अंतर है क्या? क्या अंतर है? हमारी शादी हो गई, इनकी बहुत दुख है इस बात। हाँ, इनकी भी हो जाए जल्दी। मतलब दूसरे की स्वतंत्रता खुशी देखी ये स्कूल की जूनियर सीनियर है। अब मैं और बता दे रहा हूँ। तो सबसे पहला काम क्या है? बायोडायवर्सिटी रजिस्टर तैयार करना। इसके काम में एक काम जरूरी है। पहले जब बायोडायवर्सिटी जैव विविधता प्रबंध नहीं हुआ था तो काम भी हुआ नहीं था। बायोडायवर्सिटी रजिस्टर में क्या होगा, जो आपने बताया कि जो प्रजातियां विलुप्त हो चुकी हैं या जो प्रजातियां विलुप्त हो रही हैं या लग रहा है कि हम इन प्रजाति, जैसे आपने एक बहुत सिंपल सा एग्जाम्पल देखिए, आप 20-25 साल पीछे चले जाइए तो गाँव में जानवर मरते थे तो गिद्ध आते थे और 2 दिन में साफ, गंदगी खत्म।
2-3 घंटे में हो जाता है। 2-3 घंटे में हो जाता है। दूसरा आप एग्जाम्पल लीजिए, पहले हमारे हर खेतों में केचुए मिलते थे, लेकिन हमने इतने ज्यादा पेस्टिसाइड यूज किए, केमिकल यूज किया, नेचुरल जीवन है तो, लेकिन अब वर्मी कंपोस्ट हम केचुआ खरीद के लाके उसका खाद बनाते हैं। यानी कुल मिला के चाहे आप जितना विकास कर लेना, आप तभी खुश रहेंगे जब प्रकृति के साथ रहेंगे। जोशी मठ का क्या हाल, दरारें क्यों पहाड़ों में दरारें क्यों पड़ रही? कारण यह है कि हर चीज प्रकृति ने, मैं पता नहीं पढ़ रहा था, दिया था पता नहीं कितना सत्य है कि कुछ बिल्डिंग्स ऐसी हैं वर्ल्ड में और कुछ डैम ऐसे हैं जिनकी वजह से पृथ्वी की रफ्तार कम हो गई। अब इसका चाइना में चैन बनाया तो सेकंड कम हो गई। अब आप सोचिए क्या आपको तो लगता है कि इतना छोटा काम है, लेकिन उससे क्या हुआ, पूरा पूरा अब तब संतुलित कब होगी जब वो डैम बहा के खत्म कर देगी, खत्म। जैसे अब हुआ भी, कई डैम ऐसे टूटे भी, बहुत बड़े बड़े डैम टूटे हैं। तो जैव विविधता प्रबंधन समिति का मूल काम है कि जो प्रकृति ने और जो मनीष जी ने कहा सस्टेनेबल डेवलपमेंट, कि जो आज हमारे पास है, पानी है, वायु है, खेत है, खलिहान है, ये आने वाली पीढ़ियों के पास भी रहे, स्वास्थ्य है, शिक्षा है, जो भी है। तो आज की पीढ़ियां उपभोग करें, लेकिन इस बात को ध्यान में रखते हुए कि आने वाली पीढ़ियों को भी उपभोग में दिक्कत ना हो। दैट इज कॉल्ड सस्टेनेबल डेवलपमेंट, जिसको 1987 में ब्रटलैंड आयोग ने पहली बार बताया था कि सतत विकास क्या है, उसमें परिभाषित किया गया। तो मेरे कहने का तात्पर्य कि जैव विविधता वन नियोजन विकास समिति का पहला काम छोड़ दीजिए, अभी तो पहला मूल काम ही नहीं कर पा रही है नियोजन विकास समिति। क्या काम करेगा, ग्राम पंचायत की योजना बनाना। तो जब सदस्य को यही नहीं पता कि मैं किस समिति का सदस्य हूँ, ग्राम सभा की बैठक कैसे होती है, ग्राम पंचायत की बैठक कैसे होती है, तो योजना क्या है। दूसरा काम क्या है, गरीबी उन्मूलन के कार्यक्रमों को, यानी विकास तभी होगा ना जो गरीबी में है उनको गरीबी उन्मूलन के कार्यक्रमों से जोड़ा जाए। तो गरीबी उन्मूलन के कार्यक्रमों को लागू करना, जैव विविधता योजना विकास, कृषि और कृषि से संबंधित कार्य जैव विविधता प्रबंधन, पशुपालन नियोजन विकास समिति। दूसरा आता है शिक्षा समिति। तो जब 29 जुलाई 1999 को नोटिफिकेशन आया तो जो मैं बताया, प्राथमिक शिक्षा, अपर प्राथमिक शिक्षा, साक्षरता, प्रौढ़ शिक्षा, इनको बढ़ावा देना। लेकिन अब क्या है, प्रौढ़ शिक्षा ना नहीं है, साक्षरता की बात नहीं होती। तो अब क्या हो रहा है, प्राथमिक शिक्षा और अपर प्राथमिक शिक्षा में क्वालिटी एजुकेशन हो, ये देखने का काम इस समिति का। बोलिए। प्रौढ़ शिक्षा के लिए अभी जल्दी में ही एक वो आया है विद्यालय से, तो उसमें ढूंढा जा रहा है कि कौन से व्यक्ति हैं जो पढ़े लिखे नहीं हैं। उसके लिए स्कूल की तरफ से मतलब पहले तो उनका सर्वे किया जा रहा है कि कितने लोग पढ़े लिखे नहीं हैं, और 10 व्यक्ति पे एक वॉलंटियर रखा जा रहा है, जो कि शिक्षा समिति उसमें रोल नहीं ले रही, जो कि विद्यालय वो काम कर रहे हैं। कारण ये है ना कि अभी आप अलग अलग डिपार्टमेंटों के शासनादेश पे चले जाएं तो उनको ये नहीं पता है कि हमें ग्राम सभा लिखना है कि ग्राम पंचायत लिखना है। कारण ये है कि उन्होंने पढ़ा नहीं। अभी इसके बहुत सारे एग्जाम्पल हैं। प्रौढ़ शिक्षा आजकल ज्यादातर कौन फोकस कर रहा है, जितना भी CSR है उसमें एक विंग एजुकेशन पे जो काम कर रहा है वो महिलाओं, दलित महिलाओं, तो जो वयस्क महिलाएं हैं, जो वयस्क पुरुष हैं, उनको भी लिटरेसी देने का काम कर रहा है। सरकार में था प्रौढ़ शिक्षा बहुत था कि जब लिटरेसी बहुत कम थी और लोगों को लगता था तो प्रौढ़ शिक्षा कार्यक्रम भी चलता था। तो अभी ज्यादा समय नहीं हुआ, ये समितियां कब बनी, 1999 में बनी। 1999 में इन समितियों के लिए नोटिफिकेशन जारी हुआ और 2000 में चुनाव हुआ, 2000 के बाद समितियां गठित हुई, मतलब पेपर पे गठित हुआ। फिर उसमें बहुत सारे चेंजेज आए। पहले वो प्रधान हुआ करता था, इसमें गार्जियन हुआ करता था, प्रधान अध्यापक इसका सचिव हुआ करता था, वो सब चेंज हो गया धीरे धीरे। और जब 2009 में राइट टू एजुकेशन आया, SMC बन गई, तो ये समिति और डिफंक्ट हो गई। तो मेरे कहने का तात्पर्य यह है कि लिखा तो है 1999 वाले में प्रौढ़ शिक्षा,
लेकिन जब समितियां नहीं फंक्शनल है, समिति के सदस्यों को नहीं पता है और बहुत सारे विभागों को नहीं पता है कि इस समिति का क्या कार्य है, तो कैसे उनको जोड़ पाएंगे? नहीं जोड़ पाएंगे। इसलिए सरकार को अलग अलग प्रकार से भी प्रयास करना पड़ता है, क्योंकि वो विभाग ही है ना। शिक्षा विभाग को दे दिया प्रौढ़ शिक्षा को कार्यक्रम बढ़ाओ, पंचायती राज एक्ट अलग है और बेसिक शिक्षा अधिनियम अलग है, उसमें भी एक समिति गठन का प्रावधान था, लेकिन कभी गठित नहीं हुई। लेकिन राइट टू एजुकेशन आया तो गठित हो गई। तो ये क्या है? कम्युनिकेशन और कोऑर्डिनेशन बिटवीन द डिपार्टमेंट की बहुत बड़ी कमी, जो कि केंद्र सरकार धीरे धीरे दूर कर रही है। अभी हम लोग जीपीडीपी पे आएंगे चर्चा करेंगे। देखिए टाइम पौने 4 हो गया, पता नहीं चला। कितने बजे तक हम लोग बैठ सकते हैं? हम लोग बैठने में बहुत मजबूत हैं। क्योंकि देखिए मैं स्लो इसलिए चल रहा हूँ, बहुत फास्ट जाऊंगा तो आपको लाभ होगा ना मुझे। समझते हुए चल रहे हैं इसलिए, क्योंकि आप लोग प्रश्न आ रहे हैं, प्रश्नों का उत्तर देना जरूरी है। तो शिक्षा समिति का काम क्या है अगर देखा जाए मूलतः, तो प्राइमरी अपर प्राइमरी स्कूल में बुनियादी ढांचा सुनिश्चित करना, बच्चों की पढ़ाई क्वालिटी एजुकेशन सुनिश्चित करना, पीने के पानी का प्रबंधन, मिड डे मील का प्रबंधन, समय से किताब समय से ड्रेस का प्रबंधन, समय से स्वेटर का भी प्रबंधन। जैसे कि जाड़े में अक्सर 2 महीने बाद मिलता है स्वेटर, तो ठंडा भी चल रहा है। तो ये सब किसका काम है? बाउंड्री का होना, स्वच्छता का होना, शौचालय का क्रियाशील होना, शौचालय में पानी की उपलब्धता होना, लड़के लड़कियों के लिए अलग शौचालय होना, ये सब शिक्षा समिति का काम है। निर्माण समिति का क्या काम है? ग्राम पंचायत में 2 प्रकार के निर्माण कार्य चलते हैं, एक अस्थायी और दूसरा अस्थायी। अस्थायी मतलब एक बार बन गया, बिल्डिंग बन गया, सड़क बन गया, तो कुछ सालों के लिए छुट्टी हो गई, पुल बन गया, कुछ सालों के लिए छुट्टी हो गई, पानी की टंकी बन गई, कुछ सालों के लिए छुट्टी हो गई, है कि नहीं है? कुआं बन गया, छुट्टी हो गई, तालाब बन गया, छुट्टी हो गई, कुछ सालों के लिए। अस्थायी काम होते हैं जो नरेगा से होते हैं, कच्चा सड़क, कच्ची नाली, भूमि समतलीकरण, मेड़बंदी, है कि नहीं? तालाब का साफ सफाई, नालों की साफ सफाई, ये सब क्या है? अस्थायी। तो निर्माण कार्य समिति का क्या काम है? अस्थायी और अस्थायी दोनों प्रकार के कार्यों पर निगरानी रखना। क्या निगरानी रखना? कि क्वालिटी के हिसाब से काम हो रहा है कि नहीं, और जो मजदूर काम कर रहे हैं वो ठीक से काम कर रहे हैं। जो चौथा समिति है प्रशासनिक समिति, यह सबसे इंपॉर्टेंट समिति। इसका सभापति कौन होता है? तेज बोलिए। खाना इतना ज्यादा खा लेंगे आवाजें नहीं निकलती। अच्छा मैं इसमें देखा हूँ कि 12 रोटी खाया भाई, ये तो नहीं बताऊँ सर। जैसे निर्माण कार्य समिति है, जैसे निर्माण कार्य समिति, अरे पहले जान तो लो 12 रोटी किसने बनाई? तो उसी से रिलेटेड है ना। जैसे देखते हैं वो विद्यालय में 2-3 कमरे टूटने वाले हैं, दुर्घटना भी हो सकती है, तो वो कुछ नहीं होता, कैसे टूटेगी? वो तो कहते हैं हम बहुत प्रयास कर ले, टूटी नहीं। हर विद्यालय में कम से कम समस्याएं हैं, पुरानी बिल्डिंग बनी है, गंदगी है। देखिए वो उन्होंने आपके बगल में जवाब दे दिया। ग्राम पंचायत में जो भी चीज है जो अनयूटिलाइज्ड है, तो उठे को देख ही नहीं सकता। तो सरकार यानी ग्राम पंचायत को यह जिम्मेदारी दी गई है किसी एक में, संयोग से वो धारा मुझे याद नहीं आ रही है, नीलामी कर सकती है। तो नीलामी क्या करेगी कि बिल्डिंग ढहा देगी, जितने का ईंटा उठा बचेगा, कुछ पैसा मिलेगा, वो पैसा फिर रिकंस्ट्रक्शन में और पैसे का प्रबंध करते हुए रिकंस्ट्रक्शन करा। तो नीलामी का प्रावधान है। जैसे ग्राम पंचायत में मेज टूट गया, कुर्सी टूट गया, पंखा खराब है, टीवी है, इन्वर्टर है, कुछ और भी है, लैपटॉप है, कंप्यूटर है, खराब हो गया, क्या करेंगे? वो एसेट को बेच करके जो पैसा मिले उसको और पैसा मिला के नया बना सकते। अच्छा, इसका प्रोसेस क्या होता है नीलामी कराने का? जैसे अगर ग्राम पंचायत चाहती है कि इसको नीलाम कर लिया जाए, उसका प्रोसेस क्या होता है? देखिए सबसे बड़ी बात है कि प्रोसेस ये होता है कि जितना भी इस तरह का प्रोसेस होता है, इन सब प्रोसेस में डीपीआरओ होता है, ठीक है? तो पहला चीज जान लीजिए। दूसरा, ग्राम पंचायत प्रस्ताव बना करके डीपीआरओ को देती है कि भाई ये चीजें हमारे यहाँ अब कार्य के लिए इसकी नीलामी का कार्य है, तो वो अपने स्तर से जांच कराता है और जांच कराने के बाद एक निर्धारित मूल्य निर्धारित कर दिया जाता है।
कि भाई कम से कम इतना मूल्य तो निगरानी का ये तो प्रक्रिया होती है। फिर उसके बाद से 15 दिन पहले सूचना दे दी जाती है, भाई जो भी खरीदना चाहता है इसको खरीद सकता है। उसमें कई बार ये शर्त लगा दी जाती है गाँव के ही खरीद सकते हैं, कुछ बार शर्त नहीं लगाती, बाहरी जाकर खरीद सकता है। तो उसमें नीलामी कराते हैं, निश्चित मूल्य निर्धारित करते हैं, फिर वही बोली लगती है। बोली लगने में फिर वहाँ भी एक सिक्योरिटी मनी जमा की जाती है, बहुत चूंकि ना बहुत नामनल होती है। फिर उसके बाद जो ज़्यादा लगाता है कोई उसको दे दिया जाता है, एग्रीमेंट होता है, उससे पैसा लिया जाता है, उसको दे दिया जाता है। ये प्रक्रिया। हाँ, इस दरमियान किसी को ऑब्जेक्शन आ जाता है कि नहीं ये नहीं लगना चाहिए, हमारे दादा ने ये स्कूल बनवाया था, ये जमीन हमारी है या कुछ भी, तो उसकी जाँच कराई जाती है। क्योंकि यहाँ पे कोई भी लेखुना लगेगा तो उसकी जाँच होगी, जाँच जब पूरी प्रक्रिया हो जाएगी तो उसके बाद और नीलामी के लिए भी एक सिस्टम है जिसमें ये माना जाता है कि किसी चीज़ की नीलामी के लिए पीरियड दिया हुआ है कि कितने साल बाद ही उसकी नीलामी कर सकते हैं या कितने साल बाद मानेंगे कि हम ये काम का नहीं आगे। ठीक है, तो प्रशासनिक समिति के बारे में हम लोग चर्चा करेंगे। तो प्रशासनिक समिति के जो रूल है मुख्यतः 4, लेकिन अभी जब ग्राम पंचायत सहायक की नियुक्ति हुई है तो मेरिट बनाने का काम, और मेरिट बनाने के बाद से जिले लेवल की कमेटी को जो डीएम की अध्यक्षता में थी भेजने का काम प्रशासनिक समिति के द्वारा किया गया। लेकिन इसका महत्वपूर्ण काम क्या है कि जो कोटेदार की दुकान है उस कोटेदार की दुकान को नियंत्रित करना, यानी कि जो लाभार्थी है उसको सही मूल्य पे, सही समय पर, सही मात्रा में, सही दाम राशन उपलब्ध कराना, ये देखना। जबकि आप ग्राम पंचायत में जाएंगे तो प्रधान सीधे बोल देता है कोटेदार से हमसे कोई मतलब नहीं। ये नहीं, समितियाँ इसीलिए बनी गई हैं क्योंकि एक इंस्टीट्यूशन है। अब मान लीजिए कि योगी जी मीटिंग ले रहे हैं और स्वास्थ्य विभाग कह भैया आप स्वास्थ्य विभाग में आपकी कोई जिम्मेदारी नहीं है, हमारी जिम्मेदारी हम नहीं कर सकते, ऐसा नहीं। डिपार्टमेंट कोई भी हो, जो जनता का प्रतिनिधि है उसके सामने साथ देना पड़ता है, लेवल चाहे जो भी। तो ये है कि प्रशासनिक समिति दूसरा काम करती है, ग्राम पंचायत के जितने भी कर्मी हैं उन पर निगरानी का काम करती है, देखने का काम करती है, अपने काम को ठीक से कर रहे हैं। तीसरा काम क्या करती है कि बाजार हाट और मेला कोई लग रहा है ग्राम पंचायत की परिधि के अंदर तो उस पर टैक्स लगा सकती है। चौथा, ग्राम पंचायत में सौहार्द की स्थिति बनी रहे, शांति की स्थिति बनी रहे, यह देखने का काम भी प्रशासनिक है। तो जो लोग कहते हैं कि पंचायत के फला आशा आंगनबाड़ी नहीं काम कर रहे हैं, उन लोगों को ये पता होना चाहिए कि पंचायत में जितने भी कर्मी हैं उन सब पर नियंत्रण पंचायत है। कहाँ लिखा हुआ है? 169 नियम 169(1)(2)(3). 1 में क्या कहता है? 169(1) में ये कहता है कि जो पंचायत का मंत्री है, पहले मंत्री कहा जाता था सचिव, पंचायत के मंत्री देखेगा कि पंचायती राज व्यवस्था के कानून, नोटिफिकेशन, आदेश के अनुसार उस ग्राम पंचायत की व्यवस्था चल रही है। और दूसरा यह है कि ग्राम पंचायत यानी प्रधान की अध्यक्षता में ग्राम पंचायत द्वारा जो भी निर्णय लिया जा रहा है उस निर्णय को क्रियान्वित करने की जिम्मेदारी किसकी है? ग्राम पंचायत सचिव की। 169(2). 169(3) क्या है कि ग्राम पंचायत सचिव को यह अधिकार होगा कि अन्य विभाग के कर्मियों पर निगरानी या नियंत्रण कर सके। तो जैसे मुख्य सचिव है, मुख्य सचिव के अंडर में सारे प्रमुख सचिव है कि नहीं है? वैसे ही जैसे केंद्र में व्यवस्था है, कैबिनेट सेक्रेटरी सबसे ऊपर है, उसके नीचे सब सेक्रेटरी हैं। उसी तरह से उत्तर प्रदेश में व्यवस्था है, मुख्य सचिव के नीचे प्रमुख सचिव। उसी तरह से पंचायत में प्रधान प्रमुख है, यानी चीफ मिनिस्टर की भारतीय है, प्राइम मिनिस्टर की भारतीय क्षेत्र में, और पंचायत का सचिव मुख्य सचिव के रूप में है या कैबिनेट सेक्रेटरी के रूप में, बाकी विभाग के कर्मी उसके अंदर हैं। तो पंचायत एज इंस्टीट्यूशन कब काम करेगा? जब एक हायरार्की फिक्स होगी ना, कौन किसके प्रति लायबल है। तो ये नहीं हो पा रहा है क्योंकि अन्य विभागों के कर्मियों को ये ओरिएंटेशन नहीं मिला है कि आपको पंचायत के अंडर में काम करना। केरल, पश्चिम बंगाल में ये मिला हुआ है, आंध्रा में ये मिला हुआ है कि आपको उनके अंडर में काम करना। जवाबदेही कहाँ आपकी? ब्लॉक पे नहीं है, जवाबदेही आपकी उस ग्राम पंचायत में। अगर पेयजल आप देख रहे हैं तो पेयजल नहीं पहुंच रहा है तो आपसे कंप्लेन होगा, आप जाकर सुनिश्चित करेंगे। ठीक है, तो प्रशासनिक समस्या है।
स्वास्थ्य एवं कल्याण समिति का क्या काम है? नाम है स्पष्ट, स्वास्थ्य एवं कल्याण। तो स्वास्थ्य का मतलब किसका? लोगों का। उस लोगों में भी पर्टिकुलर फिक्स कर दिया गया है महिलाओं का। महिलाओं में भी धात्री गर्भवती महिलाओं, किशोरियों को, बच्चों को। तभी तो आशा आंगनबाड़ी ट्रिपल ए मिलकर के काम कर रहे हैं। और जो स्वास्थ्य संबंधित योजनाएं हैं उनका लाभ लाभार्थियों तक पहुंचा। कौन कौन सी योजनाएं कोई बताएगा? 4-5 योजना बताइए फटाफट। स्वास्थ्य की योजना कौन कौन सी है जो ग्राम पंचायत में आशा आंगनबाड़ी तो ये आयुष्मान भारत है। आयुष्मान भारत क्या है? केंद्र सरकार की नहीं वो तो ठीक है, क्या है उसमें? उसमें दवा का है, क्या? हेल्थ और दवा का है। उसमें कार्ड बनता है, स्मार्ट कार्ड बनता है, उस पे आप अपने कार्ड पे 5 लाख तक 5 लाख तक का बीमा आपका एक तरह से हो जाता है। और अगर आप अपना कोई स्वास्थ्य लाभ लेना चाहते हैं तो वो उसमें जो है क्लेम कर सकते हैं। और कौन सा योजना है? बाल पुष्टाहार तो, और मुझे जो नाम नहीं याद, मुझे याद नहीं रहा। गर्भवती महिलाओं का रजिस्ट्रेशन होता है, उनका कार्ड बनता है और उसमें सारे टीके और विटामिन्स को पैसे भी मिलते हैं। हाँ कौन सा योजना है? हाँ पैसे मिलते हैं प्रसव के बाद राशि। एक योजना है जननी सुरक्षा, जननी उसमें 1400 रुपये मिलता है। एक है मातृत्व वंदना योजना जिसमें 3 चरणों में 5000 रुपये मिलता है। एक है जननी शिशु सुरक्षा योजना जिसमें माँ और बच्चे को 1 महीने तक हॉस्पिटल में रख करके अगर कॉम्प्लिकेटेड केस है तो उसको रिकवर करके फिर भेजा जाता है। 3 योजनाएं ये हो गई। फिर आयुष्मान गोल्ड, अब नाम क्या दे दिया गया है? आयुष्मान गोल्ड कार्ड। ठीक है, जिसको पहले बोला जाता है जन आरोग्य योजना। पहले इसकी लिमिट कितनी थी? पर जिसको पहले बोलते थे प्रधानमंत्री स्वास्थ्य बीमा योजना, पहले 30,000 लिमिट थी। अब इस बार सरकार ने कितना कर दिया? 5 लाख। और इस बार और फोकस कर दिया है हर इंडिविजुअल का कार्ड बना रहे हैं। आपने देखा होगा कि जितने भी लेबर लोग हैं उन लोगों को प्राथमिकता पे कार्ड बना रहे हैं। आधार कार्ड करके अब जो भी हो। तो इस तरह से कहने का तात्पर्य है कि उन लोगों का, जिसे इन्होंने बताया, टीकाकरण, समय पर वेट, आयरन फोलिक एसिड की गोली देना, लेकिन ये सारा नेशनल हेल्थ मिशन के तहत किया जाता है, राष्ट्रीय स्वास्थ्य योजना के तहत किया जाता है। तो एक तो ये हो गया स्वास्थ्य संबंधित का। दूसरा हो गया कल्याण। कल्याण का मतलब क्या है? भारत सरकार के द्वारा नेशनल सोशल असिस्टेंस प्रोग्राम चलाया जाता है, राष्ट्रीय सामाजिक सहायता कार्यक्रम, जहां तक मुझे याद है 1984 से, जिसमें इंदिरा गांधी विधवा पेंशन, इंदिरा गांधी वृद्धावस्था पेंशन, इंदिरा गांधी विकलांग पेंशन। अब नाम बदल के क्या हो गया? प्रधानमंत्री विकलांग योजना, विकलांग पेंशन योजना, प्रधानमंत्री वृद्धा पेंशन योजना, प्रधानमंत्री विधवा। ठीक है, विकलांग विधवा शाखा हो, 3 का हो। और एक पारिवारिक सहायता कार्यक्रम भी है जिसमें एक निश्चित अमाउंट परिवार को दिया जाता है। फिर इसके अलावा किसान सम्मान निधि आ गया। तो ये सब कल्याण के कार्यक्रम है। छात्रवृत्ति आ गई। ये सब देखने का काम किसका है? स्वास्थ्य मंत्रालय। तो अगर आप बताइए कि ग्राम सभा की बैठक हो, ग्राम पंचायत की बैठक हो, समितियां अपने नाम के अनुसार काम करें, तो कोई भी ग्राम पंचायत एक अच्छे सरकार की बात काम कर सकती है कि नहीं कर सकती? इसका मतलब मूल में क्या है कि इन तीनों को फंक्शनल करा दीजिए, सरकार का काम करने लगे। सरकार नहीं काम कर पा रही है स्थानीय सरकार के रूप में क्योंकि इनको अपने कर्तव्य दायित्व का बोध नहीं। अंतिम शब्द क्या थे? जाहिर सी बात है, ड्रिंकिंग वाटर, माइनर इरिगेशन और स्वच्छता। स्वच्छता में क्या कंपोनेंट आ जाएगा? गीले और का निस्तारण, शौचालय का प्रबंधन, ओपन डिफिकेशन न हो, मॉनिटरिंग, है कि नहीं?
पानी जमाव ना हो, चाहे पीने वाले स्थान पे चाहे कहीं भी रास्ते में, जिससे लार्वा ना पनपे, मच्छर ना निकले, डेंगू ना हो जाए, ब्लैक साफ वाटर सफाई का इनका विस्तार। जाहिर सी बात है कि नाम के अनुसार काम। जबकि स्वच्छ भारत मिशन भी इसी से चलाया हम्म? स्वच्छ भारत मिशन का भी तो इसी से शुरुआत है। हाँ, स्वच्छ भारत मिशन में तो पहले में था शौचालय का निर्माण, उसके बाद आया एलपीजी गोल्स में भी इसी की बात, सूखा कचरा गीला कचरा उसी में जोड़ दिया लगा हाँ, ब्लैक सारे वाटर, लिक्विड वेस्ट ग्रीन वाटर एंड मैनेजमेंट, ब्लैक वाटर ग्रे वाटर, ब्लैक और वाटर। वेस्ट मैनेजमेंट। सबसे बड़ी समस्या जो आती है इधर हम लोग कार्य करते हुए, एक जो सचिव हैं उनके पास 6-7 पंचायत का चार्ज है। तो दिवाली का बोनस सचिव जो है प्रधान को देता है, मतलब जो इलीगल है, मतलब जो उनका वो रहता है। तो सचिव प्रधान पे बहुत हावी है, और बस एक आध दो चार दबंग जैसे होते हैं, वो पहले तो प्रेरित कर रहे हैं, उन्हीं का नहीं रहता है, लेकिन ज़्यादातर नहीं है, क्योंकि सचिव की जो सैलरी भी देना 4-5 साल से सिस्टम हो, 30-32,000 2000 तो जिस तरीके से रहते हैं, क्योंकि उन्होंने अपने असिस्टेंट रख रखे हैं, अभी तो सरकारी व्यवस्था है, लेकिन उनके ब्लॉक में उनके अपने असिस्टेंट हैं जो कहीं से व्यवस्था नहीं है, लेकिन उन्होंने पर्सनल तो क्या ये ऐसा कुछ है कि आप प्रोविजन की हर पंचायत स्तर पे एक सचिव होना मस्ट है, जैसे इनरोलमेंट का कि 30 बच्चे पे एक टीचर होना जरूरी है? नहीं, जब आप इसके बारे में पढ़ेंगे तो ये नियम 168 में लिखा हुआ है, तब इसमें उसका नाम पंचायत मंत्री हुआ करता था, 1972 से उसका नाम सचिव कर दिया गया। तो ये लिखा है कि प्रत्येक ग्राम पंचायत के लिए एक सचिव होगा, लेकिन आवश्यकता अनुसार एक सचिव को एक से अधिक ग्राम पंचायतों की जिम्मेदारी भी दी जाती है। कानून में लिखा है, नियमावली में लिखा है, एक से दोनों वाले एक दूसरे की नहीं लिख रही है, तो इसीलिए मैं देखा हूँ 12 पंचायतों की जिम्मेदारी है। लेकिन उसका कम्प्लीमेंट सरकार ने क्या किया, हर गांव में ग्राम पंचायत सहायक रखी। तो 58,189 में लेटेस्ट आंकड़ा है कि 56,000 से ज्यादा पंचायत सहायक पंचायतों में काम कर रहे हैं, फुल प्लेस काम कर रहे हैं। तो कहने का तात्पर्य है कि ये मालूम है कि हम 6,000 पर एक दे रहे हैं, लेकिन अगर हमारे पास 16,000 के आसपास की वैकेंसी है पूरा पंचायतों को लेकर के, जो हमारे यहाँ प्रस्तावित है, और कुल मिलाकर के हमारे यहाँ 11,008 पंचायत सेक्रेटरी हैं, जिसमें ग्राम विकास अधिकारी भी शामिल है, यानी ग्राम विकास विभाग के 4,000 और बाकी रेस्ट ग्राम पंचायत। तो सरकार को ये लगा कि अगर हम 59,000, क्योंकि पंचायतें तो बढ़ती जा रही थी, अब होगा क्या दिक्कत इससे कि बहुत बड़ा रेवेन्यू सरकार का चला जाएगा इसमें। जैसे अभी कांग्रेस ने जो हिमाचल में सरकार उनकी बनी है, उन्होंने ये वादा किया है कि हम पुरानी पेंशन को बहाल करें। झोंक में उन्होंने कर तो दिया, अब जब उनको लागू करने की बात आई तो पता ये चल रहा है कि हिमाचल प्रदेश की कुल आय का 79% यानी लगभग 80% सिर्फ पेंशन में जाएगा। अब समझ नहीं पा रहे क्या करें, क्योंकि फ्री वाले में आपको बता दूं कि दिल्ली की स्थिति, पंजाब की स्थिति, राजस्थान की स्थिति, केरल की स्थिति और पश्चिम बंगाल की स्थिति इतनी खराब है कि अगर भारत सरकार हाथ उठा ले तो श्रीलंका से बदतर स्थिति में पहुंच जाएगी। इन लोगों के पास इतना ज्यादा कर्ज है भारत सरकार, तो मुफ्त में देने से नहीं होता है, कहां से लाओगे? जैसे एक कल मैं डिस्कस सुना था, बहुत अच्छा कहा कि जो सरकार ये करे कि मैं युवाओं को रोजगार, बेरोजगार भत्ता दूंगा,
उसके दिमाग में ये कॉन्सेप्ट नहीं है कि बेरोजगारी भत्ता के बजाय हमको रोजगार दें। इसका मतलब क्या है? लालच दे रही है। वो नहीं चाहती है कि आपको इंगेज करे, आपको सस्टेनेबल बनाए। वो चाहती है कि एक बार आपको बेरोजगारी भत्ता दे तो आपको लगेगी सरकार बहुत अच्छी है। अरे यार, जब नौकरी नहीं है तो बेरोजगारी भत्ता देंगे कब तक दो? 1000 से क्या हो जाएगा आज के साल? तो ये सब पैतरे हैं, कभी भी इन सब चक्करों में नहीं आना चाहिए। और विकसित देश विकसित क्यों है, हम अविकसित क्यों है, विकासशील की श्रेणी में क्यों है? यही कारण कि हमारे यहाँ कमाने वाले कम है, खाने वाले ज्यादा है। अब गांव में ही देख लीजिए, एक परिवार में 2 लोग मेहनती हैं, बाकी सब बैठ के खा रहे हैं। तो प्रवृत्ति सरकार ने भी डेवलप कर दी। तो ये जो हमारी समितियां हैं, इन समितियों का महत्वपूर्ण रोल है। अगर ये अपने काम को ठीक से करें तो निश्चित तौर पे व्यवस्था अच्छी हो सकती है। अब मेरा आपसे ये प्रश्न है कि समितियों के बारे में कोई प्रश्न है जो आप पूछना चाहते हैं? कोई कंफ्यूजन अभी भी? सर, समितियाँ, जैसे समितियों से बात करें तो समितियाँ कहती हैं कि एजुकेशन प्राइमरी विद्यालय की हो या कोई और काम का दायित्व कह रही मैं क्यों उठाऊँ, मुझे तो कोई इसका पैसा नहीं मिलता है, मेरी जिम्मेदारी तो नहीं करती है, मैं नहीं कुछ कर कुछ नहीं दे पाऊंगा। बात आप सही कर रहे हैं भाई। इसीलिए सरकार ने 2021 से ये व्यवस्था कर दी, जब 2021 से व्यवस्था कर दी कि जिला पंचायत सदस्य को प्रति बैठक 1000 रुपये मिलता था, 1500 कर दिया। क्षेत्र पंचायत सदस्य को 500 रुपया मिलता था, 1000 कर दिया। और ग्राम पंचायत के सदस्य को कुछ भी नहीं मिलता था, इसीलिए प्रति सदस्य 100 रुपया कर दिया, प्रति बैठक कर दिया। लेकिन अभी भी ग्राम पंचायत के बहुत सारे सदस्यों को नहीं पता है कि 100 रुपए का प्रावधान क्या है। तो सरकार ने ये लिखा है, उस जियो में ये लिखा है कि ग्राम पंचायत का सदस्य अगर 1 घंटे की बैठक में आता है तो उसको अपने काम को, भले ही सरकार पानी और तेल लगाती है ना, आप सभी जानते हैं कि गांव में जितने लोग हैं सब दिन भर काम कर रहे हैं। बहुत सारे लोग हैं जो खलिया ताश खेल रहे हैं, जुआ खेल रहे हैं, घूम रहे हैं। लेकिन सरकार क्या सोचता है कि एक आदमी अपना 1 घंटा टाइम देता है तो उसकी दिन भर की मजदूरी चली जाती है, तो उसको 1 घंटे की बैठक के लिए 100 रुपए का प्रावधान। फिर सरकार ने यह भी प्रावधान किया है कि ग्राम पंचायत की प्रति बैठक में 180 रुपया खर्च किया जा सकता है। सरकार ने यह भी व्यवस्था किया है कि ग्राम सभा की प्रति बैठक के लिए 900 रुपया खर्च किया जा सकता है। जियो में यह भी व्यवस्था है कि ग्राम पंचायत के प्रधान को 1 साल में 7500 रुपया यात्रा भत्ता पर खर्च कर देगा। ग्राम पंचायत के प्रधान को 1740 रुपया आनुषंगिक व्यय, फोटो कॉपी करा दिया, कोई साथ में जा रहा है उसका टिकट करा दिया, खाना खिला दिया, इसके लिए भी तो ग्राम पंचायत से जाना है, कहाँ जाना है? जिले में जाना है तो महीने में एक बार जिले में जाना है, 1-2 बार ब्लॉक पे जाना है। लेकिन हम लोग ये सोचते हैं कि 5000 रुपया सरकार दे रही है प्रधान, बढ़ा देना चाहिए। आपको मालूम है जम्मू में 3000 रुपया प्रधान, बहुत से राज्यों में 1000 है प्रधान। सब क्या करें? यहाँ तो 100 रुपया भी देते हैं अगर एक पंचायत सदस्य को, तो 7,31,000 तो वार्ड मेंबर है, तो 7,31,000 गुणे 100 कर लीजिए, कितना पैसा होगा? 71 लाख रुपया तो ऐसे ही होगा, 71 होगा ज्यादा होगा। बताइए भाई, 7 करोड़ हो गया 1 मिनट। अब बात करते हैं ना, तो 1 अरब 84 करोड़ 1 अरब रुपया हो। आपको तो लग रहा है मुझे 100 रुपये। इसी तरह से एक पंचायत में ट्रेनिंग दे रहा था, कह रहा था सर किए भी योगी सरकार तो 100 रुपया की है। हम कहा ठीक, बहुत सही कहा है, लेकिन सरकार आपको 100 रुपया दे रही है, लेकिन निकल कितना रहा है? आप जैसे 7,31,000 लोग हैं और 7,31,000 में 100 का तबू चौंक 1 अरब रुपया, तब देखा कि 1 अरब रुपया 100 करोड़ हो गया ना।
180 रुपये प्रति बैठक भी तो दे रही है, मतलब प्रति बैठक में खर्च के लिए दे रही है, 100 करोड़ हो ही गया। अब प्रधान को 5,000 दे रही है, तो 60,000 प्रधान है मोटा मोटा, 7,35 तो 5,000 है, तो 6 × 25 30, 3 करोड़ हो गया या 30 करोड़ हो गया, 30 करोड़ 12 में गुणा करते 12 × 36 360 करोड़ हो। तो कहां से आएगा? स्टेट फाइनेंस कमीशन से तो आएगा। बढ़ाना नहीं है, सरकार 1,500 रुपया बढ़ाती है तो कितना वो जाता है? पहले 2500 था, अखिलेश ने 2016-21 नवंबर को बढ़ाया था, 2500 से 3500 किया, बाबा जी ने 3500 से 5,000। गवर्नमेंट का नहीं है सर, लेकिन सरकार का और चीजों में देखती है ना, जैसे इसको तो हम जस्टिफाई कर पाते हैं, लेकिन जो अपने लीजर पे वो खर्च करते हैं, अपनी अपनी जरूरतों के हिसाब से होती है। नहीं, मेरा ये कंसर्न नहीं है, मैं तो इसको वैसे नहीं पढ़ रहा हूँ। मैं ये कह रहा हूँ कि सरकार को कुछ भी करने से पहले ये देखना पड़ता है कि हम आने वाले समय में इसको कंटिन्यू कर पाएंगे कि नहीं कर पाएंगे। तो हर सरकार किस पे काम करती है? कंटिन्यू 5 साल आना है तो 5 साल तो करना ही करना है, इनकम का सोर्स बढ़ेगा। अब देखिए इस साल की का बजट जो पेश हुआ है, आपको बता सकता है कितने लाख करोड़ का है? बताइए भाई, कोई बताइए। ये सब चीजें आपको जान, जिनके सामाजिक क्षेत्र में है आप, तो चाय पीने में बैठिए ना तो पेपर जरूर पढ़िए, मोबाइल चक्कर में ना रहिए। मोबाइल बहुत गलत इन्फॉर्मेशन है। टाइटल ऐसा देंगे कि आप खोलें, कौन सा ऐसा ग्राम पंचायत है जहां ऐसी बारिश हुई है, रोक दे क्वेश्चन मार्क। ऐसे खास और जब आप खोलेंगे तो कुछ नहीं, न्यूज सिंपल रहेगा, सामान्य से थोड़ा ज्यादा बारिश हुई। अब आप YouTube पे जाइए और YouTube पे डालिए पठान मूवी, शाहरुख खान, दीपिका पादुकोण, उनका फोटो आएगा, अंदर खोलेंगे तो साउथ की कोई मरियल पिक्चर डाल रहे हैं, प्रमोशन चल रहा है। और 2 एक सीन पहले दिखा देंगे ताकि आपको इंटरेस्ट ले, बीच में प्रचार डालेंगे, इतने में तो आपने जो ही क्लिक किया उनका तो बन गया। तो कहने का तात्पर्य यह है कि पेपर में फिर भी पढ़िए, 6.5 लाख करोड़ का बजट था उत्तर प्रदेश में, और भारत की जीडीपी में 3 राज्यों का कंट्रीब्यूशन बहुत ज्यादा है। 32 लाख करोड़ रुपया है महाराष्ट्र का कंट्रीब्यूशन, तमिलनाडु का 22 लाख है, और उत्तर प्रदेश का 18 लाख करोड़ का कंट्रीब्यूशन जीडीपी। तो उत्तर प्रदेश ने बहुत सारे चीजों में अपने मानक को तोड़ा है। आज सबसे ज्यादा इन्वेस्टमेंट, आपको मालूम है ये जो इन्वेस्टर समिति हुई है कितने का एग्रीमेंट हुआ? G20 अलग चीज है, जो इन्वेस्टर समिति हुई थी 9, 10, 11 को, 10-11 को खाली, क्योंकि 10 तारीख को मेरी फ्लाइट थी, प्रधानमंत्री जी आए थे, मुझे याद है, तो हम लोग थोड़ा डिले कर फ्लाइट डिले हो गई। 32 लाख करोड़ रुपए के इन्वेस्टमेंट का उत्तर प्रदेश की जीडीपी का, यानी उत्तर प्रदेश के टोटल बजट का 5 गुना एग्रीमेंट। क्यों? क्योंकि देखिए कोई भी पैसा कहाँ लगाना चाहता है बताइए? जहाँ पे फायदा हो और सिक्योरिटी रहे कि उसका डूबेगा, और ये डिपेंड करता है गवर्नेंस और कितना ट्रांसपेरेंट सिस्टम। मैं किसी सरकार की तारीफ नहीं कर रहा हूँ भाई, जहां भी ज्ञान हम लोग लेते हैं कहीं ना कहीं पढ़ से लेते हैं, और सब न्यूज चैनल दिखा रहे हैं, पेपर में आ रहा है। तो कहने का तात्पर्य क्या है? कहने का तात्पर्य है कि अगर 58,189 हमारे यहाँ स्थानीय स्वायत्त शासन की सबसे छोटी इकाइयां हैं, और यहाँ पे ओन सोर्स ऑफ रेवेन्यू का कोई साधन नहीं है, तो ये सस्टेनेबल मॉडल कैसे हो पाएगा?
और सबसे बड़ी बात है कि जो इनके 3 संस्थाएं हैं, ग्राम सभा, ग्राम पंचायत और समितियां, जब ये डिफंक्ट हैं तो हम लाभार्थियों को लाभ कैसे पहुंचाएं? क्योंकि ग्राम सभा का पहला और महत्वपूर्ण काम है सामाजिक कल्याण के कार्यक्रमों के लिए श्रमदान जुटाना, अंशदान जुटाना। दूसरा इसका इंपॉर्टेंट काम है लाभार्थियों का पहचान करना, ताकि अपात्र को पात्र न बना दिया जाए, अपात्र को अपात्र न बना दिया, सबके सामने डिस्कशन हो। इसीलिए कहते हैं डायरेक्ट डेमोक्रेसी का फोरम कौन सा है? ग्राम सभा। और ग्राम पंचायत क्या है? ये जो निर्णय लेगा उसको क्रियान्वित करेगा। तो हमारे यहाँ क्रियान्वित करने वाला भी प्रधान, वार्ड मेंबर या हमारे सचिव, उनको भी मिली जानकारी नहीं। और सरकार की भी लिमिटेशंस है। इतने लोगों को प्रशिक्षण, क्वालिटी प्रशिक्षण देना कितना मुश्किल है? मुश्किल है कि नहीं, बताइए आप भाई। या तो आप ऐसा करें, जैसे अभी पिछले साल ये हुआ था कि जब पंचायत का चुनाव हो गया था तो सभी लोगों ने, मतलब पंचायत के लिए कि सब जगह एक समान मैसेज जाए, 6-7 वीडियो बनवाए गए। उसमें एक अन्य समितियों में मेरा वीडियो था, पंचायती राज डिपार्टमेंट ने बुलाया था। तो मेरा भी रिकॉर्ड है, आप देखेंगे, यूट्यूब पे जाएंगे तो अगर अपलोड किया होगा तो मिलेगा। उसमें लिखा है मनीष कुमार सिंह, अन्य उत्तर प्रदेश के अन्य समिति। लेकिन हुआ क्या कि जब ट्रेनिंग के पर्पज से ये नीचे ले जाया गया तो बहुत जगह लाइटें चली गई, तो कहीं सिस्टम ने नहीं काम किया, तो कहीं पेन ड्राइव ने नहीं काम किया, तो फिर आदमी को मजबूरन क्या करना पड़ा? दूसरे करना पड़ा। तो डिसिमिलरिटी। अब मान लीजिए मैं भी पंचायत पढ़ाता हूँ, अंता पांडे जी भी पंचायत पढ़ाती है, अनुभव पांडे जी पढ़ाते हैं, विवेक गंगवार जी पढ़ाते हैं, बहुत सारे लोग हैं तो पंचायत भाई जी बताते हैं। यहाँ पे भी हैं, वो भी बताते हैं, लेकिन सबका अपना अलग स्टाइल है। तो कहने का तात्पर्य क्या? सब्जेक्ट वही है, अब डिपेंड करता है कि आपने कितनी मेहनत की। हमारे किताब में पेन, हमारे बैग में लैपटॉप रहता है, पेन ड्राइव रहता है, सारे जियो रहते हैं, सारे फाइल रहती है। और मैं आज तक अमेरिका में बिना लिए जाता नहीं, रात को ही रख लेता हूँ। लेकिन संयोग से ईश्वर ने बस इतना हमको हमारे ऊपर कृपा की, कभी देखता नहीं पड़ता। क्योंकि रात को भी पढ़ता हूँ, सुबह पढ़ता हूँ, बार बार पढ़ता हूँ। हमारे एक ही चीज के बारे में आप 10 हमारे काफी हो पाए, जब जाता हूँ पढ़ता हूँ, बनाता हूँ। क्योंकि देखिए आजकल कंपटीशन का जमाना है। कंपटीशन के जमाने में आपको लोग क्यों बुलाएं? आपको 7,000 रुपया क्यों देंगे एक दिन? 10,000 रुपया क्यों देंगे एक दिन का? और हमारे जाने के बाद फीडबैक आपका लिया जाएगा नहीं भाई, आपको कैसा लगा? जब आप अच्छा कहेंगे सभी को बुलाएंगे। हमारी मजबूरी है अच्छा करना, क्योंकि हमारा भी इनको कहाँ से प्रभावित होने वाला है। तो आप ये ना सोचिए, इसको ऐसा ना सोचिए, तो मजाक के लिए कर दिया। जितना आप अपने आप को इम्प्रूव करेंगे, पढ़ेंगे, लिखेंगे, समझेंगे विषय को, उतना काम आपका आसान हो जाएगा। जैसे अब मैं आपको एक दिन पहले की बात कर रहा हूँ, मुझसे कहा गया कि आप ऐसा कि जम्मू कश्मीर के पंचायती राज एक्ट को पूरा आपको पढ़ाना। और ये भी नहीं कि 4 दिन पहले कहा गया कि कल आपको क्लास लेना है और 4 घंटे क्लास लेना है, 4 घंटे पूरा जम्मू कश्मीर में चलते रहेंगे। तो अब दिक्कत क्यों नहीं हुई? क्योंकि सब जगह के पंचायत में बहुत सारी चीजें कॉमन, बस बैठक, निर्णय या चुने जाने की प्रक्रिया में थोड़ा थोड़ा डिफरेंस है। तो हमको करना क्या पड़ा? बस जो डिफरेंस है उसी को अलग से नोट करना। 73वां संविधान संशोधन वहां भी सेम, बलवंत राय मेहता वहां भी सेम, तो सबके लिए है ना। वहां भी है, वहां पे जैसे जो पंचायती राज एक्ट है 1989 का है, पहले ही बन गया था। मैं नोट किया 4 घंटा तक बेधारक बोला, उन लोगों को विश्वास ही नहीं हुआ कोई 4 लाख हमें देख करके पूरा पंचायती राज छोड़ा। और प्रेरणा मिलती, चाहे कोई भी आदमी हो ना, कोई मैं कर सकता हूँ,
और मैंने क्यों सोचा, मैं सुबह इनसे अभी बात हो रही थी तो उन्होंने कहा कि कुछ लोग गलत भी बोलते हैं, बात सही है। जाकिर नायक को देखा और आपने सही कहा, एक बार उसने ऋग्वेद का एक श्लोक बोला तो हमारा भी पूरा पाठ चलता रहता है। तो जब बोला तो हम ऋग्वेद यजुर्वेद सामने हमारे लैपटॉप में है, तो मैंने उसको स्टॉप कर दिया। मैं कहा बाद में देखेंगे, यूट्यूब है तो चलता रहेगा। खोले नहीं मिला, लेकिन वो इतना कॉन्फिडेंस के साथ बोलता है ना, और कोई किताब लेके जाता है, ऋग्वेद आपको मिलेगा ही नहीं, बहुत मुश्किल से कहीं एक दो जगह मिल जाएगा। बोल रहा है कि बोलते भी हैं ना, सही भी बोलते हैं, लेकिन उनका इंटेंशन है बहुत गलत है। हाँ, तो नियत ही गलत है। हाँ, उनकी नियत क्या है, जैसे मनीष जी ने कहा, थोड़ा सा मैं उस पर हाईलाइट कर दूं। उनकी नियत ये है कि हम ये सिखा सकें, दिखा सकें कि ये जो है सब बेकार है और ये सब वही बातें करते हैं जो हमारा धर्म करता है, लेकिन हमारा धर्म सही है। इस तरह का बहस होता है। दिक्कत ये, जबकि ये हर आदमी की मूल्य और मान्यताएं अलग अलग होती हैं। जैसे मैं आपको बता दूं कि हर जगह का प्रदेश का खाने में कुछ अलग क्वालिटी होती है, होती कि नहीं होती? यूनिवर्सल कोई चीज हो ही नहीं सकती। सूर्य, पृथ्वी का चक्कर लगाना, नेचर, इसको छोड़ करके बहुत कुछ कार्बन नहीं हो सकता। आप कभी रिसर्च कीजिएगा तो जो नॉर्थ पोल के पास देश है या जो साउथ पोल के पास देश है, वहां पे बर्फ जमा हुआ। जैसे बर्फोयांश का आप एग्जाम्पल ले सकते हैं। मैं जो बोलता हूं तो आप नोट कर लीजिए, आप गूगल सर्च कीजिए तो आपको लगेगा कि मैं बर्फोयांश में -57 डिग्री सेल्सियस तापमान हो जाता है। हम सीएचई में पढ़ते हैं ना, 32-27 वहां पे बर्फोयांश रसिया का एक पार्ट है जहां पे, अब वहां पे क्या होता है, ज्यादा ठंड की वजह से, जैसे आप जूता स्पेशली उस तरह का जूता नहीं पहने हैं जो वहां पे निर्मित है, तो आपका पैर गलने लगे उस टेम्परेचर। और दूसरी बात यह है कि आपके शरीर का ब्लड जम जाए, तो वहां पे वोदका और शराब, और ब्रिटेन में ठंडे प्रदेश है, वहां पे भी कम कपड़े पहनने का ये नहीं है कि वहां मॉडर्निटी है। अगर वो कम कपड़े नहीं पहनेंगे तो सूर्य की रोशनी बहुत कम मिलती है, अगर नहीं पहनेंगे तो स्किन डिजीज हो जाएगी, विटामिन डी कमी हो जाएगी। तो उनके साथ गोवा में आप जाते हैं लोग, क्यों कपड़ा कम पहनते हैं? वहां इससे नहीं, वहां पे विटामिन डी लेने के लिए जाते हैं। जो समुद्र के किनारे जब सूर्य की किरणें पड़ती हैं और उसमें से जो भाप निकलता है, तो कुछ लोग उसको दूसरे रुपए लेते हैं। लेकिन अलग अलग देशों में आप चले जाएंगे, कुछ देश में चले जाएंगे तो वहां आपको सादा भोजन ही नहीं मिलेगा सिवाय उसके, और कुछ देश में चले जाएंगे तो आपको सिर्फ बॉइल्ड भोजन मिलेगा, यानी हर चीज को बॉइल कर खाएं, मांस भी बॉइल करके खाएं, ऊपर से नमक जो भी लगाना लगे। स्पाइसी खाने का प्रचलन हम भी लोग हैं, केरल से ही शुरुआत हुई थी, आप पढ़ेंगे इतिहास में पता चलेगा। पूरे विश्व में मसाला या टेस्टी खाने का कहां से गया, यहीं से। फ्रिज की परंपरा क्यों रही? क्योंकि ब्रिटेन में इतना ज्यादा टेम्परेचर लो हो जाता है कि सब चीज जमने लगती है। तो फ्रिज में क्या है कि एक निश्चित टेम्परेचर फिक्स कर दो तो कम से कम लिक्विड फॉर्म में रहे। देखिए हमारे यहाँ पर चलो, अब एक सिंपल सा एक एग्जाम्पल मैं आपको बता रहा हूँ कि हम लोग जब बचपन में यात्रा करते थे तो हम लोग अपने घर से खाना ले जाते थे, और कोई कैंटीन में आर्डर देता था तो बड़ा अजीब लगता था कि हम लोग कहते थे कि या बाबा बाबा जाते थे, हालांकि उनको तो एसी फर्स्ट का पास मिलता था, रेलवे में थे, लेकिन वो कहते नहीं बाहर का नहीं खाना, बहुत खाना है। क्योंकि उस समय अगर 5 रुपया वाला थाली था तो 5 रुपया 40 साल पहले बहुत महत्व रखता था, है कि नहीं है? 30 साल 35 साल पहले बहुत महत्व रखता था। हुआ क्या, समय बदला और आज जो बड़े लोग उस समय खाना बनाते थे वो घर से खाना लेके आते, हम लोग बाहर। आप देखेंगे पहले क्या था कि हम लोग काटन पहनते थे और वो लोग टेरलिन टेरिकाट ये पहनते थे, तो खाजर पड़ा। जब हमने उसको पहनना शुरू किया तो काटन उन्होंने पहनना शुरू, काटन आज मंगाओ। पहले काटन सबसे सस्ता कपड़ा काटन आता था, पर किस तरह? क्योंकि हम लोग सिर्फ नकल पे जीते थे। हमारे यहाँ चीनी का रस बनता है,
बनता था कि नहीं बनता था? गुड़ का रस बनता था, काली मिर्च डाल के बनता था। जब कोई आता था अब पेप्सी। लेकिन अब बड़े लोग यहाँ चले जाएंगे तो अब आपको पेप्सी उप्सी नहीं मिलेगा, शुद्ध जल मिलेगा, अच्छे क्वालिटी का बिस्किट मिलेगा, या बहुत अच्छे घरों में जाएगा तो चीनी या गुड़ मिल जाएगा। देखिए हमारे यहाँ आएंगे तो क्या मिलेगा, दुकान की मिठाई मिल जाएगी और आइसक्रीम मिल जाएगा। हालांकि उसमें भी बहुत क्वालिटी है, आइसक्रीम में भी 10 रुपये का भी जिले मिलता है। और चंडीगढ़ गए थे हमारे भाई साहब, हमारे सुपुत्र जी को जिद चढ़ा तो वो उनके दिमाग में खाली रहता है जो महंगा होगा वही अच्छा होगा। तो इतने छोटे से में 300 का आइसक्रीम मिला और खा खुश है। अगर वही आइसक्रीम को 20 रुपये मिला होता तो उनको दुखित हो जाते थे। ये तो हम कहना क्या चाहते हैं, इसके माध्यम से कहना क्या चाहते हैं कि कुल मिला के ये है कि जो हमारे पास नहीं है उसी के लिए भागते हैं। अंधानुकरण, आप पश्चिम देखिए, जितनी तेजी से सनातन धर्म वहां लोग अपना रहे हैं, हम किस में जी रहे हैं? हम सारे कल्चर तोड़ के अब सोच रहे हैं कि, और आपको पता होना चाहिए कि ब्रिटेन में या अमेरिका में परिवार नाम की चीज अब नहीं रह गई। खाना क्या है पता है आपको? हमारे यहाँ किचन से माँ बाप पूरे परिवार का एक अपनापन बना था। जब अमेरिका में ज्यादा लोग बिजनेस करने लगे, पति अलग पत्नी अलग बेटा अलग सब करने लगे, तो खाना बनाने का टाइम नहीं है, सब बाहर से ऑर्डर होने लगा। तो अब भाई डिपेंडेंसी ना रहेगी तो प्रेम खत्म हो गया। अब हमारे यहाँ भी शहरों में ये एक तरह से हमारी संस्कृति पे हमला है, जो हम लोग अब ज्यादा बाहर खाने लगे। और आप देखिए कि अब पहले की तुलना में परिवार में कितनी लड़ाइयाँ हो गई, कितनी मिसअंडरस्टैंडिंग हो गई। तो जब अदब भागे के गुना विवेक का इस्तेमाल किया तो ये होगा। आपको जान करके आश्चर्य होगा कि स्थानीय स्वशासन की संकल्पना जो इरविन में शुरू हुआ था, उसको उन्होंने किस आधार पर निष्कर्ष निकाला? जब मेटकाफ का उन्होंने लिटरेचर पढ़ा, भारत के गणतंत्र संसद में पेश हुआ एडमंड बर्ग के सामने, ये भारत के गणराज्यों की या छोटे छोटे गांवों की विशेषता रही, अपने आप में आत्मनिर्भर। तो 200-150 साल के बाद उनको लगा कि अरे भैया, अगर हम कुछ उसके लिए नहीं करेंगे स्थानीय स्वशासन के लिए, तो नेताओं से विरोध, विद्रोहियों से विरोध, स्थानीय जनता से विरोध, तो 3 मोर्चे पर लड़ना पड़ेगा। इसलिए धीरे धीरे उन्होंने आरक्षण और सब सोच लिया था कैसे डिवाइड करना, कैसे दूर करना। यहां पे मैं ये कहना चाह रहा हूं कि ये जो है, जिस भी स्टेट में ठीक से काम कर रही है, ये मैं नहीं कर रहा, बहुत सारे कमेटियों की रिपोर्ट में ये बताया गया कि जिनमें भी यहाँ पे ग्राम सभा की बैठते होने, हिबड़े बाजार, पटोदा ग्राम पंचायत, रालेगांव से 3, पुरदुसरी ग्राम पंचायत, ये सारी पंचायतें क्या हैं? ये डिफरेंट है। क्यों डिफरेंट है? क्योंकि वहां वास्तव में डेमोक्रेटिक सिस्टम, यानी मिलजुल करके निर्णय लेते। तो आपको मोटिवेशन नहीं होना चाहिए कि ग्राम सभा की बैठक शुरू हो जाए, फिर ग्राम सभा निर्णय लेगी तो ग्राम पंचायत को बैठना ही पड़ेगा, ग्राम पंचायत बैठेगी तो काम ठीक से हो रहा है कि नहीं, समितियों को देखना ही पड़ेगा। तो अब हम लोग आगे बढ़ते हैं। चाय का टाइम तो नहीं हुआ, चलिए तो पिया है, कितने बजे बैठा जाए आप? याद अपनी हैं?